हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला सीरीज़ लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और हम लोग का टारगेट है कि 90 मिनट में पूरा आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दूँ और परीक्षा में क्वेश्चन भी यहीं से आएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बिहार स्पेशल कंप्लीट करवा दिया हूँ 90 मिनट में, जाके देख लीजिएगा। वीडियो नहीं देखें तो जाके जल्द ही देख लीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भूगोल में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो पहला चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है भारत और उसकी स्थिति। यहीं से जो है, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन यहीं से आता है इस चैप्टर से। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद अगला जो चैप्टर हम लोग पूरा करेंगे, यहाँ पे भारत की भूगर्भिक संरचना, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, है ना, और जो कि भारत का भौतिक स्वरूप है या फिर भौतिक विभाजन बोल सकते हो। उसके बाद अपवाह तंत्र से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। भारत की जलवायु से 1 क्वेश्चन के आसपास में रहते हैं। भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। और भारत की कृषि और कुछ विविध वाला सेक्शन होगा, उससे हम लोग पूरा विविध वाला सेक्शन होगा, तो उसे भी हम लोग पूरा कर लेंगे और हम लोग का होल इंडियन ज्योग्राफी पे पकड़ हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा, ऐसे बोल सकते। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं आपको लगभग 3 घंटा का जो है वीडियो दिया हूँ, 3.5 घंटा के आसपास का वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें 25 ईयर का PYQs करवा दिया हूँ। नहीं देखे वे वीडियो तो जाके जरूर देख लीजिए। ठीक है ना। तो ये तो 90 मिनट में शॉर्ट नोट से आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन ही नहीं होगा, सारे क्वेश्चन भी यहीं से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो है PYQs पे आपका MCQ के रूप में ये क्वेश्चन दिया गया टॉपिक वाइज, तो वहाँ पे भी पकड़ हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी में बात कर लूँ तो देखो भाई, ये अपना प्यारा सा इंडिया का मैप है, आप लोग रूबरू है, जानते हैं सबको। तो भारत में जो है अभी कितने, तो आप ये कह सकते प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य है और 8 यूटी है ना। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। तो जो पहला चैप्टर हम लोगों का है, आप देख पा रहे हैं, भारत और उसकी स्थिति। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं भारत की आकार, स्थिति, यहाँ पे विस्तार, भारत के जो 28 राज्य है, 8 यूटी है, यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश, उसे। उसके बाद यहाँ पे भारत की जलीय और समुद्री सीमा, जिसे तटीय सीमा कहते हैं ना, स्थलीय और समुद्री सीमा दोनों को देखेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे कर्क रेखा, भारत का मानक समय, भारत के पड़ोसी देश, उससे संबंधित जो सीमा है, प्रादेशिक जल सीमा, ये पहला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई भारत की जो आकार है पूरे विश्व में, भारत का क्या स्थान है। ये अपना प्यारा सा इंडिया मैप है, इंडिया का आप सबको पता ही होना चाहिए। एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाहों से देख लीजिए। मेरा मोटिव है कि ना, मैक्सिमम स्कोर आना चाहिए आप लोगों का, और डेफिनेटली जो करवा रहा हूँ ये सर्वोत्तम है। यहाँ से पहला डेटा तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपना प्यारा सा भारत है ना, उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है भाई कितने लोगों को पता है, सभी को पता है, मुझे पता है। तो आप कहेगा सर ये है 32 लाख, है ना, 87,000, ऐसे ध्यान रख सकते हो, बहुत आसान है याद रखना। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, 263 वर्ग किलोमीटर है अपना भारत का क्षेत्रफल। लिख दिया हूँ सारे डेटा 1 to 1 करके। तो देख सकते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है अपना प्यारा सा भारत का, तो यहाँ पे देख सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन से स्थान पे है ना। तो भारत जो है अपना प्यारा सा इंडिया ना, वो 7वें स्थान पर है ना, पूरे विश्व में ये 7वें स्थान पे है। तो पहले नंबर पे कौन है, भारत का स्थान 7वां है। तो पहले नंबर पे एक ट्रिक भी मैं बता देता हूँ, यहाँ से ट्रिक से भी माइंड में रख लीजिएगा। तो पहले नंबर पे रूस है, ठीक है, पहले नंबर पे रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे कौन है भाई, तो आप सबको पता है कि USA है। मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। 5वें नंबर पे कौन है, तो ब्राज़ील है, ब्राज़ील है 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है 5वें नंबर पे। मैं ट्रिक से रटवा देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें नंबर पे जो है अपना प्यारा सा भारत है। अब इसका ट्रिक क्या है भाई, रक्कू भाई, रक्कू भाई, रक्कू भाई समझ रहे हो ना, ऐसे रक्कू भाई, ध्यान रखना रक्कू भाई। तो रॉ से क्या हो जाएगा, ऐसे ध्यान रख सकते हो, आर, रॉ से रूस, कॉ से कनाडा, सी से चाइना, यू से USA, आप सबको पता ही है, बी से ब्राज़ील, और ओ से ऑस्ट्रेलिया, और आई से इंडिया, है ना। तो देखो रक्कू, है ना, रक्कू भाई, BHAI, रक्कू भाई, रक्कू भाई, रक्कू भाई, ठीक है ना। तो आर से रूस, कौ से मतलब सी से कनाडा, सी से चाइना, यू से USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, और बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, और आई से भारत, है ना, और से आई से इंडिया। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, बहुत आसान है परीक्षा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितने नंबर का है, तो 7वां है। अब देखा जाए पूरे विश्व में जो क्षेत्रफल है वो कितना है भारत का, तो 2.4%। ये डेटा पूछता है, ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन और पूछता है ना, कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत जो है कहाँ पे है, और देशांतरीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से भारत का क्या स्थिति है, और देशांतरीय दृष्टि से भारत का क्या स्थिति है ग्लोब पे। तो ये एक बार देख लेते हैं, है ना। ये थोड़ा सा ये भी मैं समझाता हूँ। तो ये ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीचों आप देखेंगे तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये 0 डिग्री, है ना, देशांतर रेखा है। और भारत का स्थिति देखोगे ना, तो आप यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जाहिर सी बात है, देशांतरीय दृष्टि से कौन सी दिशा में है, तो आप ये कह सकते पूर्व दिशा में, और अक्षांशीय दृष्टि से कौन सी दिशा में, तो उत्तर दिशा में, है ना।
तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि अक्षांशीय दृष्टि से, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ डेटा, देख सकते हो कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत जो है कौन से गोलार्ध में है। तो ये कौन सा गोलार्ध है भाई, देखो ये इसके ऊपर में जो ना कौन सा उत्तरी गोलार्ध है और नीचे में दक्षिणी गोलार्ध है। देशांतरीय दृष्टि से देख लो भाई, तो ये पूर्वी गोलार्ध है इधर, ये सब का सब, और ये पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, बहुत आसान है। तो अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में भारत है, और देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में है। अब यहाँ पे देख लेते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार है ना, ये जरूरी है जानना, तो जान लीजिए। आइए, ये अब थोड़ा सा मैं यहीं पे एक छोटा सा मैं बना के बता देता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझे, रटे नहीं। भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है ये पूछता है। बिहार वाला आपने पढ़ लिया है, बहुत कायदे से, है ना। ध्यान रखो, भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ से शुरू होते हैं, है ना। तो ये कितना भाई, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके ये ऊपर में होगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। और देशांतरीय पूछा जाए फ्रेंड्स तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके कितना, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। ठीक है, वही चीज़ लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डेटा एक बार देख लीजिए। तो कह रहा है कि 8 भारत का जो अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है ना। और भारत के दक्षिण से ना, दक्षिणी छोर की लंबाई ना यहाँ से पूछा जा रहा है, ये वाला लाइन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं कलर, ये दक्षिण से उत्तर की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है। तो यहाँ पे देख सकते, लिख भी दिया हूँ, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण कितना है भाई, तो आप कहिएगा 32 14, बहुत आसान है याद रखना। और पूर्व से पश्चिम ये वाला कितना है, तो आप कहिएगा सर ये है ना 29 33, ये 29 33 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है ना, ये जानना जरूरी है ना। तो ये मैप आप सबको पता है कि पहले बनाया था, तो जो अच्छा होना चाहिए मैप में, जो अच्छा ही होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये वाला बिंदु पूछ रहा है, मैं थोड़ा सा ऐसे जूम कर देता हूँ। तो भारत का जो है ना सबसे उत्तरी बिंदु जो लद्दाख में अब प्रेजेंट टाइम में है, इसका नाम है क्या, इंदिरा कॉल है ना, इंदिरा कॉल है, लद्दाख में है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है। अगर भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए, देखो एक पूछेगा भारत का ना दक्षिणी बिंदु और एक पूछेगा कि दक्षिणतम बिंदु। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है, कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य में है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, ठीक है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। ऊपर में क्या है, उत्तर में इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का नाम पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये कहाँ पे है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप में है, ग्रेट निकोबार द्वीप में है ना इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही क्या कहते हैं भाई, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं। और कितने डिग्री पे है, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट में स्थित है, ठीक है ना। ये एक्चुअली अक्षांशीय विस्तार होता है, मैं आपको डिटेल वाला क्लास में बहुत कायदे से बता चुका हूँ। बस अभी आपको इतना ही करना जितना करवा रहा हूँ, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप इतना कर लीजिएगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे करके बना लो, अच्छा लगेगा। हाँ, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है भाई, किबुथु, है ना, जो कि सबसे पूर्वी बिंदु है, अरुणाचल प्रदेश में किबुथु, है ना। और भारत के सबसे जो है पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुजरात में है, इसका नाम है गोहारमोता या गोरमोता लिखा रहता है, गुजरात में है, ठीक। तो हालांकि यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि भारत का सबसे उत्तरी छोर इंदिरा कॉल, भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे पूर्वी छोर किबुथु, ये राज्य का नाम भी मैं मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है ना, कहाँ पे है। भारत का सबसे पश्चिमी छोर गोहारमोता गुजरात में है। डायग्राम पे ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें 1 to 1 करके दे दिया हूँ भाई, डायग्राम पे भी देख लीजिएगा। देखना क्या है मैं तो आपको बता ही दिया हूँ। अगला पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में आप सबको पता है फ्रेंड्स कितने राज्य है, तो 28 राज्य है और 8 यूटी है ना। तो प्रश्न पूछता है डायरेक्टली यहाँ से देख लीजिएगा। तो ये डेटा आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि भारत में कुल 28 राज्य है, 8 यूटी है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,339 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है, मात्र 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यूटी कौन सा है, लद्दाख है। लद्दाख की बात कर ले देख सकते हो, लगभग जो है 59,000 है ना, 59,146 किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में फैला है। और सबसे छोटा यूटी कौन सा है, लक्षद्वीप है, मात्र जो है 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है, जो यूनियन टेरिटरी है ना, केंद्र शासित प्रदेश यूटी जो है, तो उसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो कि 3 राज्य में इसका विस्तार है, बहुत पूछता है। अभी मैं आपको डायग्राम पे भी बता दूंगा। तो पुदुचेरी का विस्तार भारत के 3 राज्यों में है। देखो भाई, आप यहाँ पे देखेंगे तो तमिलनाडु में इनके 2 जिला है, पुदुचेरी कड़ाईकल तमिलनाडु में है, यमन है आंध्र प्रदेश में, और आप देखेंगे तो माहे है केरल में। तो मात्र एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी जिनका जो जिला है अलग अलग जिला है ना, भारत के 3 राज्य में है, आपने देख लिया। अब देखो भाई, ये जो डेटा है ना, आपको थोड़ा सा सोच समझ के महीने में रखना है। अभी न्यू डेटा जो आया है ना, यहाँ पे न्यू डाटा जो आया है इसका भारत का तटीय सीमा, तो पुराना भी ध्यान रखना है, नया भी ध्यान रखना है। तो स्थलीय सीमा में कोई बदलाव अगर, चूंकि मेजरमेंट तो किया गया तो दोनों को किया गया, जलीय और स्थलीय दोनों, तो स्थलीय में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा सिर्फ तटीय या जलीय सीमा की मैं बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ। तो पुराना डेटा ये है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो भारत का जो है स्थलीय सीमा की कुल लंबाई
कितना है भाई, तो 15,200। हालांकि जो आगरा है ये 15,106 रहता है, लेकिन एग्जाम में 15,200 ही पूछे जाते हैं। ये क्या है भाई, स्थलीय सीमा, ध्यान रखिएगा, एक शब्द को पकड़िए, स्थलीय सीमा की लंबाई है। उसके बाद यहाँ पे अगर पूछा जाए तटीय सीमा क्या है, इसमें जो समुद्र के साथ जो बिहार के अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपना सीमा साझा करता है, वो मैं बोल रहा हूँ ना। तो भारत के समुद्री तटीय जो है सीमा की बात करें, इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित कितना है, ये पुराना डेटा है भाई। तो पुराना डेटा कितना कह रहा है, 7,516.6 किलोमीटर। अगर न्यू डेटा के बारे में बात कर ले तो न्यू जो डेटा आया है तो यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव है, लगभग 48% का वृद्धि हुआ है। आप देखेंगे तो 11,098.81 किलोमीटर है ना, दशमलव है ये 81 किलोमीटर है। ठीक है, चलो यहाँ पे नया वाला डाटा को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि देखो आप अच्छे से देख सके। यहाँ पे लिख देता हूँ नया वाला डाटा। तो कितना है भाई, न्यू डेटा सिर्फ समुद्री सीमा जो है ना तटीय रेखा में बदलाव हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो 11,000 है, 11,098.81 किलोमीटर है, जिसमें जो है मुख्य भूमि और जाहिर सी बात है यूटी होगा, है ना, द्वीपीय क्षेत्र भी होगा। तो मुख्य भूमि का जो है यहाँ पे जो मुख्य भूमि का बात कर ले, मुख्य भूमि का ये तटीय क्षेत्र है ना, मुख्य भूमि का तटीय जो क्षेत्र है भाई, तो तटीय क्षेत्र है कितना, तो 78, ध्यान रखना 78, 70, 51 किलोमीटर। और यहाँ पे द्वीपीय की बात कर ले जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल है, इसका 28.30, ध्यान रखिएगा। ये न्यू डेटा है, पुराना डेटा तो आपको पता ही यही है। तटीय सीमा समझ रहे हो ना भाई, तटीय सीमा ये है जो समुद्र के साथ लगता है। यहाँ पे देख लो, मान लो कि इंडिया का मैप है, तो ये तटीय क्षेत्र है, ठीक है ना। ये वाला गुजरात से शुरू होता है कहानी, ये सब का सब तटीय क्षेत्र है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये इस तरीके से तटीय क्षेत्र है, यहीं तक है, उड़ीसा तक रहता है, कुछ पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र रहता है, तो ये तटीय क्षेत्र है। और जो यहाँ पे लक्षद्वीप है ये भी शामिल है, और यहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप है ये शामिल। ये सब मिला के न्यू डेटा जो आया है ना, तो न्यू डेटा के अनुसार ये है, कितना है, 11,098.81 किलोमीटर, जिसमें मुख्य तटीय भूमि कितना है, 7870, और द्वीपीय कितना है, तो 3228। बस माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा पुराना डेटा, तो अगर नया डेटा देगा तो वहाँ पे लिख के देगा कि 2025 के अनुसार, ठीक है ना, तो माइंड में रखिएगा। तो जो पुराना डेटा है आप देख सकते हो कितना है, स्थलीय सीमा तो 15,200 है, तटीय सीमा कितना है जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों शामिल है, तो 7516.6 किलोमीटर है ना। भारत की मुख्य तटीय सीमा पहले कितना था, 6100, और ये जो द्वीपीय सीमा था जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल था, तो उसकी जो है तटीय सीमा कितना है, तो 1416.6 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, कि समुद्री या फिर समुद्र तटीय राज्यों की कुल संख्या कितना है भाई, तो 9 है, जिसमें गुजरात की तटरेखा अभी भी न्यू डेटा के अनुसार भी सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, माइंड में रखिएगा। तो जिसमें पश्चिमी तट में जो है कितने राज्य है, 5, और पूर्वी तट में कितने राज्य है, तो 4। पश्चिमी तट समझ रहे हो ना भाई, यहाँ से तो इधर का हो गया पश्चिमी तट, और ये हो गया पूर्वी तट इधर, ठीक है ना, ये वाला हो गया पूर्वी तट, आप लोग समझ रहे हैं, ये पूर्वी तट है, ठीक है ना। तो देखो पश्चिमी तट पे कौन कौन से राज्य हैं, तो आप कहिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्वी तट पे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आप लोग समझते ही हैं। सर्वाधिक तटीय वाला मतलब कि गुजरात राज्य समुद्र के साथ सबसे ज्यादा अपना सीमा साझा करता है अभी भी, और सबसे कम कौन करेगा, तो गोवा करता है, ठीक है ना। एक छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, जो तटीय राज्य है ना, तो इसके बीच में अलग अलग नाम है। जैसे यहाँ पे देख लो, एक बार यहीं पे रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे ये गुजरात है ना, तो गुजरात से लेकर दमन तक का जो क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा कलर भी कर देता हूँ ना, एक तो इसे क्या कहा जाता है भाई, यहाँ तक का क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो काकरा पार तट कहा जाता है। ये कहाँ से, तो इसे गुजरात का तटीय प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ से है, गुजरात से दमन तक है ना, यहाँ तक। उसके बाद कोकण तट जो है ना, दमन से गोवा तक को कोकण तट कहा जाता है। महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश भी इसे कहा जाता है, माइंड में रखिएगा, कोकण तट को। उसके बाद गोवा के से लेकर कर्नाटक का जो बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, इसे कन्नड़ तट कहा जाता है, जिसे कर्नाटक का तटीय प्रदेश भी कहा जाता है इस क्षेत्र को, ठीक है ना। उसके बाद मालाबार तट, बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आगे मैं दिखाऊंगा। तो मालाबार तट जो है ये कर्नाटक से केरल के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, इसे मालाबार तट कहते हैं, जिसे केरल का तटीय प्रदेश को मालाबार तट भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और ये सब का सब क्या है भाई, पश्चिमी तट है। पूर्वी तट आपको पता है कि ये है पूर्वी तट इधर, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे तो केरल से लेके यहाँ तक देखेंगे तो कह सकते हैं इसे कोरोमंडल तट कहता है। ये है मालाबार तट और ये है कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल जो तट है ना, ये कहाँ है, तो ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है। और उसके बाद जो यहाँ पे उसके आगे जाइएगा ना, उड़ीसा तक, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक ऐसे बोल सकते हो। तो इसे उत्तरी सरकार या डेल्टा क्षेत्र भी इसे कहते हैं ना, इस क्षेत्र को, ठीक है। अब देखो यहाँ से इससे संबंधित डेटा मेंशन करते हैं, एग्जाम में पूछता है। तो देखो भाई, गुजरात से दमन के बीच जो फैला हुआ है ये कौन सा है, काकरापार तट है, भारत का सबसे लंबा है, और ये गुजरात में है, आपको पता होना चाहिए। दमन और गोवा के बीच का क्षेत्र को कोकण तट कहते हैं, जो कि मुंबई वाला क्षेत्र इसमें आ जाता है ना। और ये सबसे ज्यादा व्यापार जो होता है ना, सबसे ज्यादा व्यापार इसी तट से होता है, कोकण तट से। पूछता है कि भाई कौन से तटीय क्षेत्र से भारत का व्यापार सबसे ज्यादा होता है, तो भाई कोकण तट से, है ना। मुंबई का नाम आपने जरूर सुना होगा। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसी तट पर है, पूछता है। उसके बाद अगला है कन्नड़ तट।
क्योंकि ये भी अपने आप में समृद्ध है, जिसमें लौह अयस्क का व्यापार सबसे ज़्यादा यहीं से होता है, कन्नड़ तट से। प्रश्न पूछता है कि लौह अयस्क का व्यापार जो है सबसे ज़्यादा जो है कौन से तट से होता है, तो ये कन्नड़ तट से होता है। माइंड में रखिएगा, मेंशन भी कर दिया हूँ। और ये कह सकते हो कि कर्नाटक बला क्षेत्र में फैला हुआ है और मैंगलोर बंदरगाह इसी तट पर स्थित है, कन्नड़ तट। मालाबार तट सबको पता है, बहुत पूछता है यहाँ से क्वेश्चन मालाबार तट से, जो कि कर्नाटक से लेकर केरल तक ये है। और भारत में सबसे पहले जो मानसून आता है ना, मानसून, ये मालाबार तट पे ही आता है, आप सबको पता ही होना चाहिए। और भारत में सबसे ज़्यादा जो लेटराइट मृदा पाया जाता है ना, कहाँ पे, तो इसी तट पे, मालाबार तट पे, जिसमें केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको पता ही है। तो पूर्वी तट को देख लीजिए एक बार, इसे दो भागों में बांटा गया है, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार। तो यह कोरोमंडल तट की बात कर ले तो कन्याकुमारी से लेकर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। तमिलनाडु का तटीय प्रदेश भी इसे कहा जाता है उत्तरी सरकार। विशाखापत्तनम से लेकर उड़ीसा तक जो है फैला हुआ है, जिसे उत्तरी सरकार कहते हैं। तो कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तरी सरकार जो है ना जिसे कहते हैं, तो भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ, तो विशाखापत्तनम से उड़ीसा तक है ना। देखो भाई, यहीं पे हालांकि मानसून वाला चैप्टर में हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ, ये बहुत पूछता है। तो मानसून भारत में दो प्रकार के मानसून आता है, एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून और दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसून। तो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है ना, ये ग्रीष्म ऋतु में आता है। ये सबसे ज्यादा, सबसे पहले जो है कहाँ पे, मालाबार तट पे आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी दिखा दिया मालाबार तट कहाँ पे है ना। और ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, मालाबार तट में भारत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। और उत्तरी पूर्वी मानसून ये शीत ऋतु में आता है, ये कोरोमंडल तट पर जो है प्रवेश करता है भारत में, या फिर कोरोमंडल तट से भारत में प्रवेश करती है। ठीक, तो बस इतना ध्यान रखना। अगला है ये, एक बार कर्क रेखा को देख लेते हैं भाई। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, आप सबको पता होना चाहिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक छोटा सा डायग्राम भी बना लो। अब आप सभी लोग समझ रहे हैं, मुझे पता है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर भी मेरा दायित्व बनता है कि आप रटे ना चीज़ों को एकदम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कि 8 राज्य कौन कौन सा, जरा सा देख लीजिएगा। तो देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे 6 राज्य इधर है, देखना यहाँ पे 6 राज्य इधर है, 2 पूर्वोत्तर राज्य है, एक यहाँ पे त्रिपुरा है और एक मिजोरम है ना। त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पे है। यहाँ इधर आप देखेंगे तो 6 राज्य है। कहाँ से शुरू हो जाता है, तो गुजरात हो गया, ऊपर में राजस्थान हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद ऊपर में छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद यहीं पे झारखंड है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल है। मतलब 6 राज्य यहाँ पे हो गया, 2 पूर्वोत्तर राज्य है। इस तरीके से माइंड में रख सकते हो। इसका ट्रिक भी मैं बता दिया हूँ। मित्र पर जो है गमछा झार, तो म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा और प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात और एम से जो है मध्य प्रदेश और 6 से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इस तरीके से हालांकि 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा ना, वीडियो देखिएगा तो ये याद हो जाएगा कंटिन्यू। और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है और ये 23.5 डिग्री की है। कौन सा, तो 23.5 डिग्री जो है क्या है भाई, तो एक मिनट, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है ना, इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ में उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो कर्क रेखा कहते हैं। और ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरता है। अब भारत का मानक समय एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, प्रश्न पूछता है। तो भारत का मानक समय भी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो आपने पढ़ा होगा, यहीं पे मैं थोड़ा सा लिख दूं क्या, चलो, ये जो आप देख पा रहे हो भारत का मानक समय, ये आप देखेंगे तो ये 82.5 डिग्री था। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मानक समय है, आपको पता होना चाहिए। तो ये भारत के 5 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन सा 5 राज्य है, जरा सा देख लीजिएगा यहीं पे। ठीक है, तो कह रहे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है, जिसे जामनोत्तर भी कह सकते हो। इलाहाबाद के नैनी से होकर ये गुजरती है। भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच समय से कितना, तो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अच्छा, ये 5 राज्य का नाम पूछा जाए तो देखो भाई, पहला जो राज्य है यहीं पे लिख देता हूँ, कौन सा है, तो यूपी है। दूसरा भाई एमपी है, यूपी एमपी बहुत आसानी से याद करना। तीसरा आपको पता है एमपी से अलग हुआ है छत्तीसगढ़ है। चौथा कौन सा है, उड़ीसा है। और 5वां आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश है, बहुत आसान है याद रखना। तो भारत के मानक समय भारत के 5 राज्य से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। भारत के द्वीप समूह को थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत के द्वीप समूह की बात कर ले तो आप इंडिया का मैप देखेंगे, मैं छोटा सा यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ भाई, है ना, जस्ट वेट, ये है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा अंडमान निकोबार, ये बंगाल की खाड़ी में है। और यहाँ पे जो है अरब सागर में लक्षद्वीप दिखेगा, है ना। तो ये दोनों द्वीप के बारे में एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखो भाई, कह रहा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित यह लगभग कितने, तो 500, ये डेटा डायरेक्टली पूछ लेता है कि कितने छोटे छोटे द्वीप से मिलकर बना है, तो 572 द्वीप इसमें है, बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी कहाँ है भाई, पोर्ट ब्लेयर है। और यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये भी पूछे जा सकते हैं कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अब यहाँ पे लक्षद्वीप को देख लीजिएगा, तो ये मैंने आपको बोला ना कि अरब सागर में स्थित है। इसकी राजधानी कावारती है। इसके अंतर्गत टोटल 36 द्वीप है, टोटल छोटे छोटे 36 द्वीप से मिलकर बना है। और लक्षद्वीप जो है परवाल भित्ति से निर्मित है। परवाल नामक जीव होता है, ये लगातार जो है ये मरते हैं तो इकट्ठा हो जाता है ये जीव, और उसी से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, परवाल भित्ति नामक जीव से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा, जो भारत के राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, तो इनके पड़ोसी जो देश है, डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं भारत के पड़ोसी देश से, भारत के कौन कौन से राज्य या यूटी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश अपना सीमा साझा करते हैं। माफी चाहता हूँ इसलिए भी, मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि टारगेट है 90 मिनट में, 90 मिनट में पूरा कंप्लीट करना है। तो पूरा कंप्लीट भी करना है और क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए मुझे फास्ट में करवाना ही पड़ेगा। रिवीजन का मतलब भी यही।
तो आइए एक बार सरसरी निगाहों से यहीं से देख लेते हैं, उसके बाद मैप पे लेके जाऊंगा। तो देखो भाई यहाँ पे पड़ोसी देश है, टोटल सीमा है, और यहाँ पे उनसे संबंधित जो है कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है भारत देश अपना, तो बांग्लादेश के साथ है ना। टोटल कितना है, 4096.7 किलोमीटर है ना। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 5 राज्य है अपना सीमा साझा करता है भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ। ये ध्यान रखिएगा क्रम में, और ये पूछ देता है। चाइना दूसरे नंबर पर आता है, जिसमें यहाँ पे देखे तो ये लद्दाख जो कि यूटी है, यूनियन टेरेटरी, चीन के साथ अपना सीमा साझा करता है। अब देखो जम्मू कश्मीर इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, किसके साथ, चीन के साथ। तो लद्दाख हो गया, उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ भारत अपना सीमा कितना, तो 3223 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, JNK, यूटी है, आपको पता होना चाहिए, एक यूटी और 3 राज्य के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। तो 3 राज्य में पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। नेपाल की बात कर ले तो 1751 किलोमीटर भारत अपना सीमा नेपाल के साथ करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल अपना सीमा साझा करता है ना। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर भारत अपना सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे नागालैंड है, मिजोरम, त्रिपुरा, 4 राज्य जो है अपना सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत देश, इसमें सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे भी 4 राज्य आपको दिख रहा होगा। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ जो है यूटी, भारत के राज्य ने केवल यूटी जो है सीमा साझा करता है, यूनियन टेरेटरी केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख, मात्र 106 किलोमीटर। मैप पे आप लोकेशन भी देख सकते हो, यहाँ पे पाकिस्तान है आपको, यहाँ पे नेपाल आपको दिखेगा, यहाँ पे भूटान दिखेगा, यहाँ पे बांग्लादेश दिखेगा, यहाँ पे म्यांमार दिखेगा, है ना। यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका ना जलीय सीमा साझा करता है भारत के साथ। मालदीव भी जलीय सीमा साझा करता है, तो ये गलती मत करिएगा। तो एक बार आप चाहो तो इसे देख सकते हो, भारत का जो जलीय सीमा साझा करता है ना, जो राज्य है और केंद्रशासित प्रदेश है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। ये वाला ये जलीय सीमा है, तटीय, और ऊपर में आपको जो दिख रहा होगा ये स्थलीय सीमा है, ठीक है ना। ये स्थलीय सीमा है, और ये जलीय बोलिए या तटीय बोलिए, ये वाला। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि जो रेड क्लिफ लाइन है कौन से देश के बीच में है, तो भारत और किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। और ये 1947 में निर्धारित किया गया था, किसके द्वारा, तो सर जो है रेड क्लिफ के द्वारा, है ना। तो जिस समय किया गया था उस समय पाकिस्तान में बांग्लादेश भी था, तो अब तो बांग्लादेश नहीं है, तो आपको माइंड में रखना है, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, जाहिर सी बात है ये भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा है, जिसमें 1914 में जो है किसके द्वारा, तो हेनरी मैकमोहन के द्वारा यह लाइन दिया गया था। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, और इसका निर्धारण 1896 में सर जो है हेनरी डुरंड द्वारा किया गया। हालांकि वर्तमान में पाकिस्तान के ये जो डुरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और किसके बीच में है, अफगानिस्तान के बीच में है। अब देखो भारत के जलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश है ना। भारत के जलीय सीमा से भारत के पड़ोसी देश जो है, जैसे पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब आप सबको पता है। कुल भारत के कुल 17 राज्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है, 17 राज्य। एक प्रश्न और पूछता है, भारत का ना प्रादेशिक जलीय सीमा कहाँ तक है, तो भाई मुख्य भूमि से लेके ना कहाँ तक, तो 12 नॉटिकल मील तक जो है क्या नाम है, प्रादेशिक जल सीमा भारत का है। इसका उपयोग भारत पूर्ण रूप से कर सकता है। भारत का अधिकार ना प्रादेशिक जल सीमा में भारत का पूर्ण अधिकार होता है। इस वाला क्षेत्र से देख सकते हो, यहाँ पे जो है ना, ये जो आप देखेंगे तो ये क्या है, भारत तटीय क्षेत्र है, और इससे सारे कितना, तो सॉरी सारे मैं बोल रहा हूँ, 12 नॉटिकल मील जाइएगा ना, तो भारत का इस वाला क्षेत्र पे पूर्ण अधिकार होता है। इसे ही भारत का प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं ना, तो भारत का पूर्ण अधिकार यहाँ पे होता है। उसके बाद एक आपको दिखेगा यहाँ पे संलग्न क्षेत्र है ना, कॉन्टिग्यूस जोन कहते हैं इसे, ठीक है ना, आपको माइंड में रखना है। तो ये 12 से लेके आगे आप जाओ ना, 12 नॉटिकल मील से आगे, मतलब कि 24 नॉटिकल मील तक रहता है ना। इसमें भारत का राजकोषीय अधिकार होता है, जिसमें सीमा शुल्क से संबंधित जितने भी है, प्रदूषण नियंत्रण, ये सब अधिकार भारत का रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा अन्य आर्थिक क्षेत्र, और ये 200 नॉटिकल मील है। यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ से है ना, ये जो मुख्य भूमि है ना, मुख्य भूमि से लेकर 200 नॉटिकल मील है, ये मुख्य भूमि से लेकर 24 नॉटिकल मील होता है संलग्न क्षेत्र का। तो ये डेटा थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। उच्च सागर क्षेत्र की बात कर ले तो 200 नॉटिकल मील से आगे वाला जो क्षेत्र होता है, उसमें सभी राष्ट्र का सेम अधिकार होता है। अब छोटे छोटे द्वीप है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कहाँ पे है, कौन से राज्य में है छोटे छोटे द्वीप। यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, जैसे न्यू मोर द्वीप से प्रश्न पूछता है, गंगा सागर द्वीप हो गया, व्हीलर द्वीप हो गया, कोको द्वीप हो गया, श्रीहरिकोटा, पंबन द्वीप हो गया, सालसेट द्वीप हो गया यहाँ पे, या उसके बाद यहाँ पे लक्षद्वीप हो जाएगा, मिनिकाई हो जाएगा, छोटे छोटे द्वीप है। ये देख लेते हैं, ये बंगाल की खाड़ी का जो छोटे छोटे द्वीप है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको कर लीजिए। देखो माजुली नदी द्वीप जो है ना, ये कहाँ पे, तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप। कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र। न्यू मोरे द्वीप की बात करें तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा प्रदेश के तट पर जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये न्यू मोरे द्वीप। गंगा सागर द्वीप की बात करें तो ये जो है द्वीप पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, बहुत पूछता है। व्हीलर द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उड़ीसा राज्य में, तो कौन सा, तो वैतरणी नदी जो है ना, उसके मुहाने पर स्थित है व्हीलर द्वीप, जो कि भारत का जो मिसाइल जो है ना, यहीं से उड़ीसा से जो प्रक्षेपण किया जाता है ना, तो यहीं से व्हीलर द्वीप से भारतीय मिसाइल का परीक्षण यहीं से किया जाता है, व्हीलर द्वीप से, उड़ीसा में है। श्रीहरिकोटा द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में है।
आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में है ना स्थित है, और यहीं से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जो है सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। सैटेलाइट लॉन्च कहाँ से? तो यहीं से किया जाता है, श्रीहरिकोटा द्वीप से। पंबन द्वीप की बात कर ले तो ये भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मतलब मध्य एरिया में है, जो जिसे आदम ब्रिज भी कहते हैं, ये आदम ब्रिज का भी हिस्सा है। और इसी द्वीप पर जो है रामेश्वरम स्थित है, पंबन द्वीप पर। सालसेट द्वीप की बात कर ले तो यह जो है मुंबई में स्थित है। कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है भाई किस राज्य में है सालसेट द्वीप। लैंडफॉल द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप की जो है सबसे उत्तर में स्थित द्वीप है। कौन सा? इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। उत्तरी अंडमान की बात करें तो ये अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक ना बहुत पूछता है। सैंडल पीक जो है कौन से द्वीप पे है? तो उत्तरी अंडमान में ही है, ये ध्यान रखिएगा। और इस सैंडल पीक की ऊंचाई 338 मीटर है, आप सबको पता ही होना चाहिए। मध्य अंडमान की बात कर ले तो यह अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान, ये मध्य सबसे बड़ा, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। दक्षिणी अंडमान द्वीप की बात कर ले तो इसी पर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पे? तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कौन से? तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। ग्रेट निकोबार की बात कर ले तो यह जो है भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। आपने देखा था ना कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यही ग्रेट निकोबार में है, मैंने आपको बताया था, है ना, जिसमें इंदिरा कॉल जो है इंदिरा पॉइंट होगा, माफी चाहता हूँ, इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट इसी द्वीप में है, ग्रेट निकोबार द्वीप। एक बार और यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे कोको द्वीप है ना, कोको द्वीप बहुत पूछता है, तो कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य है। कोको द्वीप पूछता है किसके बीच में है। उसके बाद ये पूछता है कि 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल से मतलब होगा कि 8 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, तो ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से बहुत पूछता है, ध्यान रखना। तो 8 डिग्री चैनल ना मिनिकॉय द्वीप व मालदीप के मध्य है। 9 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश रेखा से बोल सकते हो, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 9 डिग्री चैनल भी बोल सकते हो। तो ये मिनिकॉय द्वीप को मालदीप से अलग करती है, बहुत पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। 10 डिग्री चैनल ये भी बहुत पूछता है। तो लघु अंडमान को, है ना, यहाँ पे कार्य अंडमान जो ये बंगाल के खाड़ी में है, 10 डिग्री चैनल आपको पता होना चाहिए। ये लघु अंडमान को यहाँ पे अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे अंडमान ऐसे बोल सकते हो, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अगर अलग करना है तो ये 10 डिग्री चैनल करता है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। 9 डिग्री चैनल से भी प्रश्न पूछता है, तो मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अच्छा, ये जो 8 डिग्री चैनल ना, यहाँ पे भी कई बार घुमा के प्रश्न देता है। तो 8 डिग्री चैनल कई बार देगा लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, ये भी देता है। कई बार यहाँ पे मिनिकॉय को मालदीप से अलग करता है, तो दोनों देता है। तो लक्षद्वीप जाहिर सी बात है, लक्षद्वीप के अंदर क्या है भाई? मिनिकॉय है, आपको पता होना चाहिए। तो मालदीप और किसके बीच में? तो मालदीप लक्षद्वीप बोले, मालदीप और लक्षद्वीप या मिनिकॉय के बीच में कौन सा कितने डिग्री का चैनल है? तो ये 8 डिग्री चैनल है, मतलब कि ये 8 डिग्री का ये एक्चुअली ये अक्षांश रेखा होता है, ठीक है ना। तो आपने देख लिया, 9 डिग्री भी आपको ध्यान रखना है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल ये जो है अंडमान को निकोबार से अलग करती है। दक्कन पास ये दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है, दोनों के बीच में है। मन्नार की खाड़ी ये तीनों ही पूछा जाता है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना। तो दोबारा एक बार रिपीट करवा दे रहा हूँ भाई, ध्यान रख लीजिएगा। तो 8 डिग्री चैनल भाई किसके? तो लक्षद्वीप को मालदीप से अलग करना है। कई बार लक्षद्वीप देता है, कई बार मिनिकॉय देता है, तो ये दोनों के बीच में है, तो लक्षद्वीप और मालदीप के बीच में है ना। 9 डिग्री चैनल आप देखेंगे तो मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। बाकी ये पाक जल संधि तो भारत और श्रीलंका के मध्य में है, ये भी पूछता गया ऑलरेडी एग्जाम में। मन्नार की खाड़ी ये दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। पेपर बहुत ज़्यादा टफ बनाता है ना, तब इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। चैप्टर का नाम ही है भारत का भूगार्भिक संरचना, ठीक है ना। तो भूगार्भिक दृष्टि से हम लोग भारत को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक तो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, और फिर इसके बाद यहाँ पे उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग को देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, यह गोंडवाना लैंड है ना। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है किसका हिस्सा है, तो ये ध्यान रखिएगा, यह जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है ना। किसका? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह जो है प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह भाग, प्रायद्वीपीय भारत में बात कर रहा हूँ, तो यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र में नहीं डूबा। प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला जो क्षेत्र है भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का, ठीक है ना, यह कह रहा है। यह जो है आर्कियन युग के कौन से चट्टान से? तो आग्नेय चट्टान से निर्मित है, जो अब नीस व शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। कौन सा? तो ये वाला क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है, माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों का क्रम को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, पिछले बार तो बुंदेलखंड नीस से प्रश्न पूछ लिया गया था, है ना। तो ये जो आप देख पा रहे हैं आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? पहले पूछेगा कि भाई कौन कौन सा क्षेत्र आता है, कौन से राज्य में ये फैला हुआ है ना, और कौन से खनिज इसमें पाया जाता है। 3-4 क्वेश्चन बनता है। तो आर्कियन क्रम के नाम से ही पता चल रहा होगा, आर्कियन का मतलब है कि ये जो है ना सबसे प्राचीनतम और प्राथमिक चट्टान है, जो नीस व शिस्ट के रूप में क्या हो गया है? रूपांतरित हो चुका है, उसमें बदल गया है। अब यहाँ पे बुंदेलखंड नीस, बेल्लारी नीस, इनमें सबसे प्राचीन है ना। ये जो आप देख पा रहे हो आर्कियन क्रम की चट्टान में कौन सा? बुंदेलखंड का नीस और बेल्लारी नीस सबसे प्राचीन है। उसके बाद यहाँ पे बंगाल नीस और नीलगिरी नीस
भी जो है इन्हीं चट्टानों का उदाहरण है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म का अभाव होता है। ये जो चट्टानें हैं मुख्यतः किस किस राज्य में, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कुछ यूपी का क्षेत्र भी बोल सकते हो, इसमें शामिल है। झारखंड का छोटा नागपुर का पठार तक, ये राजस्थान का कुछ एरिया में ये फैला हुआ है। अगर आप मैप पे देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र इस तरीके से आपको ये कौन सा है, तो आर्कियन क्रम के चट्टान का हिस्सा है ना ये। और देखो आर्कियन के बाद कौन आएगा, धारवार आएगा, ठीक है ना। तो धारवार का जो है कैसे, धारवार क्रम के चट्टाने का जो है निर्माण कैसे हुआ, तो आर्कियन क्रम की चट्टान के अपर्दन और निक्षेपण के कारण से हुआ है। और यह प्राचीनतम परतदार चट्टान है। इसमें जीवाश्म का यहाँ पे भी क्या होता है भाई, अभाव होता है, नहीं जीवाश्म का अभाव होता है यहाँ पे। ये चट्टाने कहाँ पे, तो कर्नाटक के धारवार एवं बेल्लारी जिला, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर पठार आदि क्षेत्र में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे पश्चिमी हिमालय, लद्दाख जास्कर है ना, लद्दाख जास्कर, कमाऊ श्रेणी, हिमाचल प्रदेश, असम, कुछ आदि क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। ये अलग अलग क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेगा ये चट्टानें। अब यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा खनिज भंडार ना कौन से क्रम के चट्टान में पाया जाता है, तो ये जो धारवार क्रम की चट्टान है ना भाई, इसी में पाया जाता है। जैसे लोह अयस्क, तांबा, स्वर्ण, ये सब जो है इसी क्रम के चट्टान में पाया जाता है, धारवार क्रम की चट्टान में। और बिहार के कौन से क्षेत्र में ये धारवार क्रम की चट्टान फैला हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हालांकि अभी आपने बिहार स्पेशल पढ़ चुका है ना। तो अगर आप देखेंगे तो जो दक्षिणी बिहार वाला क्षेत्र था, है ना, तो ये जो है आप देख लो कि यहाँ पे तो दो जो जिला है, कैमूर और रोहतास को छोड़ के अगर आप देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र में धारवार क्रम की चट्टान पाया जाता है। बिहार की मैं बात करूँ तो बिहार में ना, बिहार में कैमूर प्लस रोहतास को अगर छोड़ दो तो दोनों में विंध्य क्रम की चट्टानें पाया जाता है, इधर धारवार क्रम की चट्टानें। अब अगला तीसरा जो आएगा भाई, देखो सब एक दूसरे से लिंक है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, तो जाहिर सी बात है धारवार क्रम की जो चट्टान है उनके अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है ना। इसमें जीवाश्म का भी अभाव होता है यहाँ भी। अब कहेगा सर इसका विस्तार बता दो भाई, तो आइए ना बता देता हूँ। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक वाला क्षेत्र में आपको दिखेगा, इस क्षेत्र में इसका विस्तार दिखेगा इस क्रम की चट्टान। और देखो इस क्रम की चट्टान में आप देखेंगे ना तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर। तो आप कहिएगा सर आपने बिहार के संदर्भ में बताया थे कि विंध्य क्रम की चट्टान है उसमें पाया जाता है, हाँ उसमें भी पाया जाता है, लेकिन इसमें भी बलुआ पत्थर, चूना पत्थर ये सब पाया जाता है। क्योंकि ये जो चट्टान है ना कोडप्पा क्रम की चट्टान है, इसके अपर्दन और निक्षेपण के कारण से विंध्य क्रम की चट्टान यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे देख सकते चौथे नंबर पे, तो इसका निर्माण होता है। तो देख लो भाई विंध्य क्रम की चट्टाने को विंध्याक्रम के नाम से, विंध्याचल के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके अपर्दन से हुआ है, तो ये कोडप्पा क्रम की जो चट्टान था अभी आपने देखा उससे निर्मित हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो है राजस्थान, चित्तौड़गढ़, बिहार वाला है ना, बिहार का सासाराम वाला क्षेत्र भी मैंने दिखाया ना, तो इसी के अंतर्गत आता है विंध्य क्रम की चट्टान में, है ना, जिसमें बलुआ, चूना पत्थर ये सब जो मिलता है ना। मध्य प्रदेश का पन्ना, आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा, ये सब जो है ना सब इसी क्रम के चट्टान में आता है। ये पूछता है बार बार क्वेश्चन, जैसे सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद जो बनाया गया ना, तो इसी चट्टान से बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है। तो देखो इसका जो फैलाव है, देखो बिहार का भी ना जो इस वाला क्षेत्र में भी है, यहाँ पे बिहार है आपको पता होना चाहिए, इस वाला क्षेत्र में इसका कुछ फैलाव है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये विंध्य क्रम की चट्टान है। अब यहाँ पे ये इसलिए महत्वपूर्ण है, अगला जो आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। खासतौर पे इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में हुआ है, आप ऐसे बोल सकते हो। और कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, अभी मैं बताऊंगा। ये 98% जो कोयला है ना इसी क्रम के चट्टान से निकलता है, 98% कोयला, ये गोंडवाना क्रम की चट्टान है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि इस क्रम की चट्टान का निर्माण जो है आप देख सकते हो कार्बोनिफेरस नाम से ही पता चला होगा, कार्बोनिफेरस से जुरेसिक, माफी चाहता हूँ, जुरेसिक होगा, तो जुरेसिक युग के बीच हुआ है, तो नाम से ही पता चला होगा कार्बोनिफेरस। तो कार्बन की मात्रा कहाँ पे होगा, इसमें होगा, है ना, ऐसे माइंड में रख सकते हो। और कोयला का मैक्सिमम कोयला इसी क्रम के चट्टान से निकलता है। तो आप ये कैसे, अब थोड़ा सा और बता दीजिए। देखो भाई यहाँ पे आप देखेंगे ना तो भारत में 98% जो है कोयला इन्हीं संरचना में दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी नदी के घाटी में पाया जाता है। इसमें मछलियों, रेंगने वाले कीड़े का अवशेष भी मिलते हैं। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा बस इस लाइन से। गोंडवाना क्रम की चट्टान का फ्रेंड्स जो क्षेत्र देखेंगे ना तो ये वाला आपको दिखेगा, झारखंड वाला क्षेत्र है ना, कहीं ना कहीं ये वाला क्षेत्र आपको दिखेगा। तो देखो एक दूसरे को लिंक करके पढ़िए। उसके बाद यहाँ पे जो दक्कन ट्रैप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये जो दक्कन ट्रैप है या इस क्षेत्र में काली मिट्टी ज्यादा पाया जाता है, तो आपके काली मिट्टी तो केरल वाला क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि इस क्रम की चट्टान है दक्कन ट्रैप की बात कर ले, इनका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के, तो यहाँ पे क्रेटेशियस कल्प में हुआ था। और इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप लावा का उद्गार से हुआ है, बेसिक बातें हैं। इनकी संरचना विशाल चट्टाने से निर्मित है, बेसिक बातें हैं। ये कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, तो देखो भाई इसका गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कुछ हिस्सा इसका ना केरल वाला क्षेत्र में भी पकड़ लेता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा दक्कन ट्रैप का। उसके बाद यहाँ पे टर्सरी क्रम की चट्टानें, नाम से पता चलता होगा टर्सरी क्रम की चट्टान। तो उत्तर भारत का हिमालय जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उत्तर भारत का हिमालय में महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय सबको पढ़ते हैं ना भाई, बाह्य हिमालय, तो ये इसी क्रम के चट्टान में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टर्सरी क्रम के चट्टान में आता है। तो यहाँ से बस ये 2-3 लाइन ध्यान रखना। यहाँ पे मैं मेंशन भी करता हूँ कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण इसी क्रम के टर्सरी क्रम के चट्टान से हुआ है। जैसे महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, है ना। तो अच्छा महान हिमालय ना ओलीगोशीन काल का है, लघु हिमालय
मायोसीन काल का है और शिवालिक जो है प्लायोसीन काल की है ना, प्लायोसीन काल की है। तो ये नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा आप पढ़ रहे हो तो माइंड में रख सकते हो। ये वाला जो क्षेत्र है ना, अभी हम एक चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे ना, उत्तर भारत के हिमालय को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, एक एक पॉइंट्स करेंगे, क्योंकि अरावली श्रेणी कहीं ना कहीं इसी में आ जाता है। तो जैसे ये जो फैला हुआ है राजस्थान, गुजरात, असम, गुजरात का भी कुछ एरिया में ये है, अगर आप देखेंगे तो, है ना। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र इसमें है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र इसमें है। खनिज तेल के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए, जो कि असम वाला क्षेत्र प्राकृतिक गैस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए जो है ना टर्सरी क्रम की चट्टानें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। देख लीजिए अगला यहाँ पे लास्ट है क्वाटनरी क्रम के चट्टान। तो ये मोस्टली मैदानी वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे आप देखेंगे क्वाटनरी क्रम के चट्टान, जैसे सिंधु गंगा का मैदानी वाला क्षेत्र है, तो इसमें पाया जाता है ना। इसके अंतर्गत जो है जलोढ़ मृदा, जिसमें बांगर और खादर मिट्टी है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो वो सब पाया जाता है। इसका विस्तार गुजरात, पश्चिम, आपको दिख ही रहा होगा इस तरीके से इसका विस्तार है ना, ये वाला क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो इसमें गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, उसके बाद यहाँ पे दक्षिणी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो बस ये काम आपका हो गया, और आप देख सकते हो लगभग 6 से 7 मिनट में जो चैप्टर लोग एक सप्ताह लगाते हैं कंप्लीट करवाने में, तो मैं आपको 7 से 8 मिनट में कंप्लीट करवाया हूँ। तो यार कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं यकीन के साथ बोलता हूँ, क्या करिए आप PYQs वाला भी देख लीजिएगा वीडियो, और ये देख लीजिएगा, दुनिया का कोई भी परीक्षा में बैठिएगा नहीं क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वैसा ही नहीं बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, अगला जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, भारत का भौतिक वेतन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैंने बोला ना कि भाई लगभग 4 के आसपास में क्वेश्चन यहीं से रहता है ना। तो आइए देख लेते हैं। देखो भाई, अगर मैं बात कर लूँ इस चैप्टर का, तो भारत विभिन्न आकृति वाला एक विशाल देश है। यहाँ अनेक प्रकार के भू आकृति पाई जाती है। उदाहरण के लिए पर्वत, पठार, मैदान, है ना, द्वीप समूह, ये सब है। तो देश के लगभग कितने % क्षेत्र पर, तो ये बहुत पूछता है ना। तो पर्वत कितने % क्षेत्र पर है भारत में, तो 10 कई जगह 6 लिखा रहता है, कई जगह 7 लिखा रहता है ना। तो ये 10.7% क्षेत्र पर पर्वत है। 18.6% क्षेत्र पर क्या है भाई, तो पहाड़ी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। 27.7% क्षेत्र पर जो है पठार है, और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो लगभग 43% क्षेत्र पर क्या है भाई, मैदानी भाग है। ये बेसिक बातें हैं। अब देखिए उच्चावच, यहाँ पे एक लाइन आपने देखा होगा, मैंने ये पहले भी पढ़ाया हूँ, तो अभी आप देख लीजिएगा। तो उच्चावच और संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में, तो 6 भागों में। इस लाइन से कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपसे पूछा जाए उच्चावच या संरचना के आधार पर भारत के कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 6 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। तो ये 6 भाग कौन कौन सा, जरा सा देख लीजिएगा। तो एक तो आप देखेंगे तो भारत का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर भारत का मैदान, तीसरा जो है प्रादीपीय भारत, चौथा कौन सा है, तो भारत का मरुस्थल वाला क्षेत्र, पांचवा कौन सा है, पर्वतीय मैदान, और छठा है द्वीप समूह। अब यहाँ पे मैप पे एक बार देख लीजिए, है ना फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है भारत का पर्वतीय क्षेत्र आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया है मैप पे आपको दिख रहा होगा, भारत का पर्वतीय क्षेत्र है। इसे डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक बार मैं दिखा दूंगा। उसके बाद जो है ये भारत का मैदानी क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये भारत का मैदानी क्षेत्र है ना, जरा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये वाला है, कुछ असम का मैदान भी इसमें फैला हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र दिख रहा होगा ना, ये वाला क्षेत्र भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भारत का मैदानी क्षेत्र है ना, और ये भारत का पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद जो है प्रादीपीय भारत, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो ये प्रादीपीय भारत वाला क्षेत्र जो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ इसे भी हम लोग करेंगे 1 to 1 करके सबको कवर करेंगे ना। ये भारत का प्रादीपीय वाला क्षेत्र है। और ये जो पट्टी आपको दिखेगा, है ना, ये जो पट्टी दिखेगा, ये वाला, रुको इसे मैं थोड़ा सा, कौन सा कलर लो, ओ ब्लैक कलर ले लो, चलो ये कलर लेता हूँ। ये जो पट्टी आपको दिख रहा होगा, ये है ना, तो ये क्या है भाई, तटीय क्षेत्र है ना, आपको दिख रहा होगा, ये भारत का तटीय क्षेत्र है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये द्वीप समूह, ये वाला जो है द्वीप समूह है। द्वीप समूह में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। बस इतना ही तो पढ़ना है, और ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग इसे पूरा करते हैं। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ना, ये जो भारत का पर्वतीय क्षेत्र और हिमालय वाला क्षेत्र, ऐसे भी बोल सकते हो। अब कहिएगा सर हमें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ा दीजिए, नहीं पढ़ने की जरूरत है। हालांकि कुछ व्यक्ति का नाम यहाँ पे आप माइंड में रख सकते हो कि हिमालय का उत्थान कैसे हुआ, या फिर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ, तो जो आपका काम का है वो बता। तो हिमालय के निर्माण के संबंध में 2 व्यक्ति का नाम माइंड में थोड़ा सा रखिएगा, 2 नहीं 3 व्यक्ति। तो एक नाम है कोबर का भू सन्नति सिद्धांत, और मार्गन और आइजेक का जो है कौन सा, तो ये जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, आप पढ़ते हैं ना विवर्तनिक सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रश्न पूछता है। तो कोबर का भूषणनीति सिद्धांत, और मार्गन और आइजेक का जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है, इनका सर्वाधिक मान्यता है। कई सारे भूगोलवेत्ता थे, लेकिन इनका मान्यता ज़्यादा है ना। कोबर महोदय को एक बार डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था यहाँ से, तो कोबर को भूसन्नतियों को जो है ना पर्वतों का पालन कहा है ना। दोबारा सुनिए, कोबर ने भूसन्नतियों को, भूसन्नति क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, तो भूसन्नतियों का पर्वतों का पालन कहा है। दोबारा सुनिए, किसने कहा, कोबर ने भूसन्नतियों का पर्वतों का पालन कहा है, और ये भूसन्नतियां लंबे संकड़े छिछले जलीय भाग है। इसके अनुसार, मतलब कि कोबर के अनुसार, आज से कितना, तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर क्या था भाई, तो कहा जा रहा है टेथिस भूसन्नति थी, जो उत्तर के अंगारा लैंड को दक्षिण के जो है गोंडवाना लैंड है ना, दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी, मतलब कि अलग करती थी।
भूषणत्ती का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेंशन करते हूँ। देखो भाई, भूषणत्ती का मतलब है कि तेथी सागर में से पानी बाहर चलेगी। जाहिर सी बात है, ये आप सबको पता है कि ये पृथ्वी क्या था, एक आग का गोला था। धीरे धीरे क्या होगा, ये ठंडा होगा, ठंडा होगा तो फिर क्या होगा, खूब बारिश होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, ये जलमग्न हो जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पर पानी सूखेगा, पानी यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अवसाद का जमा होगा। यही कहना है इसका। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ लिखा हूँ कि भूषणिधि का मतलब हुआ है कि तेथी सागर में पानी बाहर चली गई और उसमें जो अवसाद है ना, उसमें जो अवसाद का जमा हुआ जिससे संरचना बनी और उसी को भूषणिधि कहा जाता है। ये जो दो व्यक्ति है वर्तमान में, मैंने आपको अभी बोला हूँ कि मार्गन और आईजी का प्लेट ना विवर्तनिक सिद्धांत क्या कहता है ना, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या कहता है कि ऊपर में आपको दिखेगा भाई, है ना, चूंकि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ मैं आपको ये बता रहा हूँ ना। तो ये है यूरेशियन प्लेट और नीचे में है इंडियन प्लेट। तो कह रहा है कि दोनों प्लेट क्या होगा, टकराएगा इधर से, है ना, देख सकते हो दोनों टकराएगा, मतलब कि उत्तर की तरफ खिसकेगा कौन सा प्लेट, तो मतलब इंडियन प्लेट, और ये प्लेट किधर आएगा, दक्षिण की तरफ आएगा। तो टकराएगा तो इसमें बलन होगा, बलन का मतलब दोनों टकराएगा, तो ये जो नीचे का भूमि है एकदम इस तरीके से बलाई बलाई समझ रहे हो ना, इस तरीके से निर्माण होगा। तो कह रहा है कि भाई ऐसा ही हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, हुआ था। ये किसका कहना है, तो इन्होंने मार्गन और आइजेक का जो कौन सा सिद्धांत है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ना, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, इसके अनुसार, और ज़्यादा मान्यता इसका ही है, आपको पता होना हिमालय के संदर्भ में। तो यहाँ से प्रश्न पेपर पूछे भी जाते हैं, और इसीलिए अगर आप देखे होंगे तो हिमालय पर्वत को नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है ना। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, क्योंकि इनका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था। ये भी सारे क्वेश्चन है, पूछा गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि यूरोशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो टकराता है तो उसमें कौन सा गति हुआ है, तो इसमें अभिसारी गति हुआ है ना। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूँ, कह रहा है कि यूरोशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जब टकराते हैं तो अभिसारी गति हुआ, जिससे क्या हुआ, हिमालय का नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ। और नवीन वलित पर्वत का ही उदाहरण कौन सा है, हिमालय पर्वत है। प्रश्न पूछता है, माइंड में रखिए। अब हिमालय के बारे में कुछ चीज़ें और देख लीजिएगा। हिमालय एक युवा जो है पर्वत है जिसका उत्थान अभी भी जारी है ना। तो हिमालय पर्वत अभी भी इसमें इनकी लंबाई बढ़ ही रहा है ना। तो इसलिए इसे कहा जाता है क्या है, यह जो है युवा पर्वत है। और हिमालय की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो अभी आपने देखा ना, टेथिस सागर से हुआ है। इसलिए हिमालय को टेथिस सागर का गर्भगृह कहा जाता है। बहुत पूछता है क्वेश्चन, है ना, कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है, तो टेथिस सागर को कहा जाता है। विश्व में जितने भी ऊंची चोटी है ना, सब वलित पर्वत का उदाहरण है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अब जो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, हिमालय को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, जरा सा देख लीजिए। तो हिमालय का वर्गीकरण देख लीजिएगा। तो हिमालय का वर्गीकरण जैसे आप सबको पता है कि आप एनसीईआरटी में देखने पढ़ने जाइएगा तो ये ट्रांस हिमालय आपको नहीं देता है। उसमें महान हिमालय, लघु हिमालय और बा हिमालय को ही पढ़ा उसमें लिखा रहता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ट्रांस हिमालय को भी पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। ये हिमालय का भाग हालांकि नहीं है, आप देखेंगे तो, है ना। तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, और ये ऊंचाई के आधार पर जो बांटा गया है ना। तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और बा हिमालय, ठीक है ना। तो ट्रांस हिमालय में हम लोग काराकोरम, लद्दाख, जाश्कर और कैलाश श्रेणी आता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं पे भी दिखाऊंगा, महान हिमालय, इसके बाद यहाँ पे लघु और बा हिमालय, ठीक है ना। डायग्राम पे भी आप देखना चाहो तो ये वाला जो एरिया है थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। सबसे ऊपर में आपको दिखेगा भाई, यहाँ ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर में है। यहाँ पे ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। यहाँ पे आप देखोगे तो काराकोरम, लद्दाख, जाश्कर, है ना, ये सब इसी का है। कैलाश श्रेणी यहाँ पे तिब्बत वाला क्षेत्र में है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नीचे में जो आपको दिखेगा ये है महान हिमालय, जो कि इसका मैक्सिमम एरिया बर्फ से ढका हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे मध्य हिमालय है ना, नीचे में। उसके बाद जो है मध्य हिमालय के बाद कौन सा है भाई, आप देखोगे तो बा हिमालय, मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी बोल सकते हो। और सबसे लास्ट में है, आप देखेंगे तो कौन सा है, तो बा हिमालय है, ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग जो है क्षेत्र है, जो कि यहाँ पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा है। हम लोग पहले ट्रांस हिमालय को एक बार देख लेते हैं, चूँकि ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय पहला। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है हिमालय से भी पहले हो चुका था, तो इसलिए कह रहा है कि हिमालय का भाग नहीं है ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय से पहले हो चुका था। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जाश्कर, कैलाश श्रेणी आता है, जो कि आपने अभी देखा। इन श्रेणियों पर जो है वनस्पति का अभाव रहता है, जो कि ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इनमें जो है, यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, इसको एक बार देख लीजिएगा। तो काराकोरम श्रेणी की बात कर लीजिए, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, आपने देखा उत्तर दिशा में था। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, गॉडविन एंड स्टीन, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किसका हिस्सा है, तो ये काराकोरम श्रेणी का ही हिस्सा है, जो कि ट्रांस हिमालय में है ना, आपको पता होना चाहिए। इसकी ऊंचाई जो है केटू, गॉडविन एंड स्टीन का, केटू या गॉडविन एंड स्टीन का 8611 मीटर है इनकी ऊंचाई, जो कि पीओके वाला क्षेत्र में है। इसका हिस्सा है, तो काराकोरम श्रेणी का है ना। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है काराकोरम श्रेणी, अभी आपने देखा। ये जो काराकोरम श्रेणी है, इनके चार प्रमुख, काराकोरम श्रेणी में चार प्रमुख हिमनद है, बहुत पूछता है, सियाचिन, बाल्टोरा, बेफो और हेस्पर। तो जिसमें सबसे ऊंचा कौन सा है भाई, सबसे ऊंचा जो है यहाँ पे आप देखेंगे ऊंचाई पर सियाचिन है, जो कि 72 किलोमीटर ऊंचाई है इसका। बाल्टोरा का 58, उसके बाद बेफो का 60 और विस्पर का 61। तो प्रश्न पूछता है कि ये जो हिमनद है कौन कौन सा, सियाचिन, बाल्टोरा, बेस्पो और हेस्पर, कौन सा श्रेणी में है भाई, तो ये काराकोरम श्रेणी में है, ध्यान रखना, ठीक है ना। किसका हिस्सा है काराकोरम श्रेणी, तो ट्रांस हिमालय का। अभी आपने देखे ना, यहाँ पे जो आप देखेंगे ना, तो यहीं पे आपको दिखेगा काराकोरम श्रेणी, ये लद्दाख दिखेगा, यहाँ पे जाश्कर दिखेगा, है ना। तो सबसे ऊपर में है ना काराकोरम,
जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो यहीं पे आपको दिखेगा, है ना, ये कौन सा है भाई, K2 गॉर्डन एंडस्टीन। उसके बाद यहीं पे 2 हिमनद आपको दिखेगा, मतलब 4 हिमनद दिखेगा। तो सबसे ज़्यादा जो है कौन सा ऊंचाई पे कौन सा है, तो आपको है ना सियाचिन, यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना, सियाचिन 72 किलोमीटर ऊंचाई पर है। उसके बाद यहाँ पे इस साइड में बिस्पर बेफो दिखेगा। तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। एक प्रश्न और पूछता है, राकापोशी जो है तो ये कहाँ पे है भाई, तो ये इसका हिस्सा है, किसका है भाई, तो ये लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पे नंगा पर्वत जो है ये किसका है, तो ये जास्कर श्रेणी का हिस्सा है। तो ये जानबूझ के प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। तो चलिए मैप पे हम लोग देखेंगे, 1 to 1 एकदम डिस्कस कर लेंगे आज के बाद, कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा ना। आप देखो भाई लद्दाख श्रेणी को थोड़ा सा देख लो, है ना, लद्दाख श्रेणी को देखना जरूरी है। तो विश्व का सबसे बड़ी ढाल वाला चोटी राकापोशी, अभी आपने देखा, जूम कर दो क्या, और है ना, राकापोशी किसका हिस्सा है, तो इसी का हिस्सा है ना, लद्दाख श्रेणी का। और यही जो लद्दाख श्रेणी है जो कि तिब्बत वाला क्षेत्र में जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, क्लास श्रेणी के रूप में जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। यह श्रेणी सिंधु नदी और इसके सहायक नदी जिसका नाम है सिंधु का सहायक नदी कौन सा है, सियोक नदी, सियोक नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। बहुत प्रश्न पूछता है सियोक नदी के बारे में ना, यहाँ पे ये देखिएगा। तो सिंधु नदी और सियोक नदी जो कि सिंधु का सहायक नदी है, दोनों के जल विभाजक का काम कौन सा श्रेणी करता है, तो यही श्रेणी करता है। माइंड में रखिए, लद्दाख श्रेणी से प्रश्न पूछता है, जल विभाजक का कार्य करती है। अगला है यहाँ पे जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी में, आपने देखा कि सबसे दक्षिणी हिस्सा है। नंगा पर्वत इस पर्वत श्रेणी का, मतलब कि जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न पूछता है कि नंगा पर्वत भाई कौन से श्रेणी का हिस्सा है, तो जास्कर श्रेणी का, है ना, नंगा पर्वत। बहुत पूछता है क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच ना कौन सा, तो सिंधु नदी। कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि भाई कौन से 2 श्रेणी के बीच में जो है सिंधु नदी बहती है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से ही सिंधु नदी बहती है। माइंड में रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन भी है, कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर डायग्रामिकली आपको बता दिया जा रहा है। तो चूंकि आपने ट्रांस हिमालय देखा, तो हालांकि ट्रांस हिमालय एनसीईआरटी लिखता है कि ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले ही इसका जो है कहीं ना कहीं निर्माण हो चुका था, तो ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ता है हम लोग को ना। अब यहाँ से शुरू होता है भाई मेन महान हिमालय। आइए एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहद या हिमाद्री या हिमालय, है ना, महान हिमालय, तीनों नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम एरिया इसका बर्फ से ढका हुआ रहता है। बृहद हिमालय, हिमाद्री मतलब कि बर्फ मतलब कि हिम से ढका हुआ रहता है, और महान हिमालय इसी का नाम है। देखो पहली बात यहाँ से प्रश्न पूछता है कि इसका विस्तार नंगा पर्वत से नमचा बरवा पर्वत तक जो है, दोबारा सुनिए, इसका जो विस्तार है नंगा पर्वत से नमचा बरवा पर्वत तक जो है इसका विस्तार है, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तक है। मैं आपको डायग्राम पे भी दिखाऊंगा। और इसकी औसत जो ऊंचाई है ये लगभग 6100 मीटर है ना, 6100 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ इसी श्रेणी में आता है। जैसे हिमालय की मैं बात कर लूँ, माउंट एवरेस्ट की बात कर लूँ, तो इसी श्रेणी का हिस्सा है। दोबारा सुनिए, विश्व की सर्वाधिक चोटियाँ माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है। कौन सा, तो महान हिमालय या बृहद हिमालय या हिमाद्री बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, है ना, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, ये इसी का हिस्सा है। 8848 मीटर की ऊंचाई है, जो कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं कंचनजंगा की बात कर लूँ, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, है ना, नंगा पर्वत, सबका ऊंचाई भी आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा। ये सब किसका हिस्सा है, तो महान हिमालय या हिमाद्री बोल सकते हो, है ना, इसी का हिस्सा है। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि एवरेस्ट को पहले जो है तिब्बत में क्या कहा जाता था, तो चोमोलुंगमा, तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। किसको, तो एवरेस्ट को कहा जाता था। अब जो यहाँ पे आप देख लीजिएगा महान हिमालय कौन सा है भाई, थोड़ा सा देख लो। ये वाला जो है, आपको मैंने बोला ना कि यहाँ पे नंगा पर्वत है ना, यहाँ पे नंगा पर्वत है, दिख रहा होगा आपको। नंगा पर्वत से लेके कहाँ तक, तो आप देखेंगे नमचा बरवा। नमचा बरवा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है ना, यहाँ तक इसका फैलाव है, ठीक है ना, इस पर्वत का। ये महान हिमालय यही है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। महान हिमालय के जस्ट नीचे कौन सा है भाई, तो आप ये सर लघु हिमालय है, यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना, ये लघु हिमालय है। लघु हिमालय के नीचे कौन है भाई, आप कहिएगा सर ये बाह्य हिमालय है, यहाँ पे ये, इसी को तो पढ़ते हैं, बहुत आसान है। उत्तर भारत का क्या है भाई, भारत का पर्वतीय क्षेत्र बोल सकते हो, या फिर उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई, लघु हिमालय को देखते हैं, है ना। तो लघु हिमालय की बात करें फ्रेंड्स, दोबारा सुनिए, लघु हिमालय की बात करें तो महान हिमालय के दक्षिण में क्या है भाई, महान हिमालय के दक्षिण, और शिवालिक जो सबसे लास्ट में, जैसे बाह्य हिमालय का, तो उसका नाम शिवालिक भी है ना। तो शिवालिक के उत्तर में क्या है भाई, लघु हिमालय का लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं, जो कि बीच में है, तो माइंड में रखिएगा। इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा चोटी आता है, गला खराब हो गया आप लोगों को क्लास लेते लेते। हाँ, तो पीर पंजाल आता है, धौलाधार आता है ना, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर में है ना, पीर पंजाल। उसके बाद यहाँ पे धौलाधार जो है ये हिमाचल प्रदेश में, नागटिबा कहाँ पे, उत्तराखंड में है, कुमायूं उत्तराखंड में है, और महाभारत श्रेणी ये भी नेपाल में है। तो प्रश्न पूछता है किसके कौन से श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो लघु हिमालय बोले या मध्य हिमालय बोले, है ना, बीच वाला जो अभी आपको मैं दिखाता ना यहाँ पे। तो सर मेप पे देख लीजिए किधर भाग जाता है भाई, इसका हिस्सा है, ये जो लाल वाला रेड कलर का देख लो, इसका हिस्सा है, ठीक है ना, तो माइंड में रखिएगा, है ना। चलिए, तो अब देखो यहाँ से क्या प्रश्न पूछता है
कि लघु तथा महान हिमालय के बीच जो अलग अलग घाटियाँ है ना, जैसे कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में पूछता है, कुल्लू कांगड़ा की घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है, काठमांडू की घाटी नेपाल में पड़ता है। तो ये बहुत पूछता है कौन से श्रेणी के अंतर्गत आता है। लघु हिमालय की बात कर लूँ फ्रेंड्स, लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल के लिए भी जो है प्रसिद्ध है, जिसके अंतर्गत जो है कुल्लू, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला हिमाचल प्रदेश में ये सब है, अल्मोड़ा, मसूरी, चमोली उत्तराखंड में है। तो ये सब जो है जैसे कुल्लू, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला ये सब हिमाचल प्रदेश में है। अल्मोड़ा, मंसूरी, चमोली ये उत्तराखंड में है ना। ये सब किस में आता है? तो इसी में आता है। अच्छा, ये जो है लघु हिमालय या मध्य हिमालय बोल सकते हो। इनकी औसत ऊंचाई कितना है? तो 3700 से लेकर 45 मीटर तक जो है इनकी औसत ऊंचाई है। ठीक है ना, माइंड में रखिएगा। लघु हिमालय श्रेणी की जो है ढाले, तो ढाले पर कौन सा? तो शीतोष्ण, माइंड में रखिएगा, कौन से घास का मैदान पाया जाता है? तो शीतोष्ण घास का मैदान जो है पाए जाते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में है ना। जिसे जम्मू एंड कश्मीर में मर्ग या गुलमर्ग या सोनबर्ग है ना। जम्मू एंड कश्मीर में क्या? तो गुलमर्ग में आप देखेंगे तो सॉरी मर्ग मतलब गुलमर्ग और सोनमर्ग। उत्तराखंड में बुगियान, पयार होता है, पयार होता है, पयार ही लिखा हुआ, पयार कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से माइंड में रखिएगा। अगला है भाई सबसे लास्ट शिवालिक है ना। आप देखते हो भाई ये लास्ट में शिवालिक या बा हिमालय बोल सकते हो, शिवालिक या बा हिमालय, इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। ये जो शिवालिक है ना, शिवालिक या बा हिमालय, ये इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अगर ये लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है, मतलब कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में है। क्या बोल रहा हूँ यार, क्वेश्चन को है कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच जो है स्थित घाटियाँ को पश्चिम में दून, जैसे देहरादून, कोटली दून है ना, पाटली दून, पूरब में द्वार मतलब कि हरिद्वार कहते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच में है। किसके? तो शिवालिक और लघु हिमालय है ना, जिसे बा हिमालय बोलते हो ना। ये बा हिमालय है, शिवालिक को बा हिमालय भी कहा जाता है ना। और लघु हिमालय जो बीच वाला था आपने देखा था ना, अभी मैंने दिखा था ना। लघु हिमालय के लेके मन में डाउट नहीं होना चाहिए ना। ये जो बताया था ना, ये लघु या क्या बोल सकते हो इसे, तो मध्य हिमालय बोल सकते हो। ठीक है ना। अगला लाइन देखिएगा फ्रेंड्स, शिवालिक को जम्मू कश्मीर में कश्मीर पहाड़ी तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला है ना, डाफला शीरी और आबोर व मिशमी है ना, मिशमी की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई की बात कर ले बा हिमालय की, तो ये कितना है भाई? तो 900 से लेके 1200 मीटर तक जो है इनकी ऊंचाई है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि भाई हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है ना, नदी के आधार पर किया गया है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो हिमालय का विभाजन नदी के आधार पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से प्रश्न, एक तो ऊंचाई के आधार पर था और ये प्रादेशिक विभाजन किया गया नदी के आधार पर। यहाँ से क्वेश्चन पता है क्या पूछे जाते हैं कि भाई सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर इनकी क्या है भाई? तो लंबाई है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो सतलज और काली नदी है, यहाँ पे आपको दिखेगा। इनके बीच में कमायूं हिमालय है। काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय है। पूछता है, रट लीजिएगा है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा हिमालय? तो असम हिमालय है। सबका ऊंचाई भी मेंशन कर दिया हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना। आइए एक बार आंख दोहरा लीजिए। तो पंजाब हिमालय की लंबाई जो है ये लगभग 560 मीटर है ना, किलोमीटर है। कुमायूं का 320, नेपाल का 800 किलोमीटर और असम हिमालय का 720 किलोमीटर। ठीक है ना। किसके किसके बीच में है तो आपने देख ही लिया। आप चाहे तो एक बार डायग्राम को, जब आपको बुकलेट मिला है, जाहिर सी बात है एक बार देख लीजिएगा। जैसे बृहद हिमालय, महान हिमालय, ये ट्रांस हिमालय है ना। ट्रांस हिमालय का मैंने बोला ना कि भाई इसका हिस्सा जो है इधर भी चला गया है। नीचे में आपको जो है महान हिमालय दिखेगा जो बर्फ से ढका हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा मध्य हिमालय, उसके बाद यहाँ पे बा हिमालय दिखेगा है ना। अब यहाँ पे भारत के प्रमुख दर्रे बहुत पूछता है। भारत का जो प्रमुख दर्रा है भाई, रटना पड़ेगा इसे, और मैं आपको यहाँ पे ट्रिक से सब कुछ माइंड में रटवा दूंगा, माइंड में रखिएगा। तो जैसे यहाँ पे सभी राज्य में दर्रा नहीं है, तो देखो आप देखिएगा तो यहाँ पे लद्दाख में जो है, दर्रा का मतलब क्या है भाई? पहाड़ी को काट के रास्ता बनाया जाता है ना जाने के लिए, वही दर्रा होता है। तो एक तो आपका लद्दाख में हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा कुछ दर्रा, कुछ हिमाचल प्रदेश में होगा, कुछ उत्तराखंड में होगा है ना। उसके बाद राजस्थान में एक ही है ना जिसका नाम है गोरान घाट। गोरान घाट बहुत आसान है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्किम में कुछ दर्रा दिखेगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश वाला बहुत पूछता है ना, तो अरुणाचल प्रदेश वाला थोड़ा सा माइंड पर रखिएगा। उसके बाद एक जो है यहाँ पे तुजू दर्रा मणिपुर में है और एक नागालैंड में है। यही तो पूछता है, बस इतना ही। और एक दक्षिण भारत में देखा जाए, जैसे महाराष्ट्र में है, यहाँ पे आपको दिखेगा 2 दर्रा है, जैसे भोर घाट, थाल घाट महाराष्ट्र में है, बहुत आसान है। ठीक है ना। उसका तमिलनाडु में एक ही है, यहाँ पे नहीं, तमिलनाडु में 2 है, सॉरी तमिलनाडु बोलो, केरल में। जैसे एक पाल घाट हो गया, ये तमिलनाडु में है, और जैसे सोनकुट्टा बहुत पूछता है, ये केरल में है। तमिलनाडु बोल देगा, केरल है भाई, यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है ना। ये दोनों के बीच में केरल और सोनकट्टा, केरल से तमिलनाडु जाना है तो इस तरीके से पहाड़ी वाला क्षेत्र में है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है। ठीक ना। तो आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि कौन से राज्य में कौन से दर्रा है भाई। तो यहाँ पे एक बार पहले आप देख लीजिए प्रायद्वीपीय भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, जैसे मैंने आपको बोला हूँ ना, जैसे
ये राजस्थान का सबसे पहले दर्रा, राजस्थान में एक ही दर्रा मैंने आपको दिखाया हूँ। ये कौन से पर्वत श्रेणी कौन पर्वत श्रेणी में होगा आपको पता होना चाहिए। अरावली पर्वत एक ही है, आपको पता होना चाहिए। तो गोरान घाट जो है आपने देखा, तो ये राजस्थान में है, ठीक है ना। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछता है। उसके यहाँ पे थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है, बहुत पूछता है, महाराष्ट्र में स्थित है। और ये इंदौर से मुंबई अगर जाना है तो इसी दर्रा से आपको जाना पड़ेगा, तो फिर दोनों को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी मैंने आपको बताया कि थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में है। इससे होकर मुंबई से पुणे जाने का रास्ता है ना। उसका यहाँ पे पालघाट दर्रा और सोनकुट्टा, पालघाट सोनकुट्टा, पालघाट सोनकुट्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पालघाट जो है केरल में स्थित है, जिससे होकर कोची से कोयम्बटूर अगर जाना है और साथ में चेन्नई अगर जाना है तो इसी से जाओगे। सोनकुट्टा यह जो है तमिलनाडु में है, हालांकि कुछ एरिया केरल में है, क्योंकि केरल और तमिलनाडु के बीच में है सोनकुट्टा, है ना। तो केरल और तमिलनाडु के बीच में है, अगर केरल से तमिलनाडु और तमिलनाडु से केरल जाना है तो सोनकुट्टा जो दर्रा है उससे जाना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना। अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर भारत के कुछ प्रमुख जो दर्रे हैं। काराकोरम आप सबको पता है, काराकोरम दर्रा की बात कर ले, थोड़ा सा मैप पे देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लद्दाख से अगर दर्रा क्या होता है, तो भाई आपको पता ही है कि पहाड़ को काट के रास्ता जो बनाया जाता है ना, उसे दर्रा कहा जाता है। तो लद्दाख से अगर तिब्बत जाना है तो काराकोरम दर्रा से ही जाना पड़ेगा ना। और देखो ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है ना, यहाँ पे लद्दाख में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। ये वर्तमान में हालांकि जो है चीन की जो कब्जा वाला क्षेत्र है उसमें स्थित है। देखो ये बहुत पूछता है, एक तो जोजिला, बोरजिला, पीर पंजाल, और एक जो है यहाँ पे बनिहाल दर्रा। देखो बनिहाल भी, देखो ये बारालाचा ना हिमाचल प्रदेश में है। कई बार बहुत सारे एग्जाम में बारालाचा को लद्दाख में टिक करता है, जो कि लद्दाख में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम एरिया है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, तो रोहतांग है, शिवकिला है और बारालाचा, ये तीनों हिमाचल में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ हिमाचल में दो ही, ये बारालाचा भी हिमाचल प्रदेश में ही आता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे एग्जाम में ये लद्दाख देता है ऑप्शन, तो माइंड में रखिएगा। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है भाई, तो श्रीनगर से अगर लेह जाना है तो जोजिला दर्रा से जाना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना। है कहाँ पे जोजिला, तो जम्मू कश्मीर व लद्दाख में स्थित है, लेकिन मैक्सिमम ये जम्मू कश्मीर में ही है ना, ये जम्मू कश्मीर ध्यान रखना, लद्दाख मत टिक करना, ठीक है ना। ये उसके बाद यहाँ पे जोजिला आपने देख लिया। बुर्जिला दर्रा की बात कर लूँ, बुर्जिला है ना, तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, पीओके वाला क्षेत्र में। तो जम्मू कश्मीर व लद्दाख में स्थित है, ये देता है कई बार, तो ये नहीं देगा तो बस ध्यान रखना कि गिलगित से मतलब कि श्रीनगर को, किसको, तो श्रीनगर को, यहाँ पे ध्यान रखना श्रीनगर को, लद्दाख में स्थित है, तो लद्दाख में जो पीओके वाला क्षेत्र है ना वहीं पे है, तो ये पूछता है, माइंड में रखिएगा। तो डायरेक्टली यहाँ से पूछता है पीर पंजाल, ये भी जम्मू कश्मीर में, माइंड में रखिएगा। ये बनिहाल भी बहुत पूछता है, बनिहाल दर्रा, ठीक है ना। तो ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, बनिहाल जो है जम्मू कश्मीर को, है ना, जम्मू कश्मीर यहाँ पे लिख लेना, जम्मू एंड के को किससे, तो श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से ही बनिहाल दर्रा जोड़ता है, माइंड में रखिएगा। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल से अगर लेह जाना है ना, तो यहाँ पे हालांकि मैं मेंशन नहीं कर दिया, ये हिमाचल मंडी जिला है, यहाँ पे मंडी लिखा हुआ है ना, मतलब मंडी हिमाचल में पड़ता है ना। तो अगर हिमाचल से अगर लेह जाना है ना, हिमाचल से लेह जाना है तो बारालाचा से जाओगे, है ना। तो ये मंडी हिमाचल प्रदेश में ही मंडी जिला है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया हिमाचल प्रदेश का। बाकी यहाँ पे रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और शिवकिला दर्रा ये भी बहुत पूछता है, शिवकिला दर्रा, है ना। तो शिवकिला दर्रा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हिमाचल में स्थित है और इससे होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है इसी दर्रा से, ठीक है ना। और ये दर्रा जो है शिमला से कैलाश मानसरोवर जाने का प्रमुख मार्ग है, तो माइंड में रखिएगा। उत्तराखंड का जो दर्रा है ये वाला यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तराखंड वाला, जैसे यांगपा हो गया, नीति माना, लेपुलेख, ये सब जो है उत्तराखंड में है। और ये सभी दर्रा से किधर जाना है, तो मानसरोवर अगर जाना है, कैलाश मानसरोवर, तो भाई ये जाने का रास्ता है। उसके बाद कुछ पूर्वोत्तर जो है दर्रा देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश का जो है ना, जैसे नाथुला दर्रा बहुत पूछता है, ये सिक्किम है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, माफी चाहता हूँ। तो नाथुला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है। तो नाथुला दर्रा से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, कितने लोग बता सकते हो। नाथुला, तो सिक्किम से तिब्बत, तो तिब्बत जाने वाला ये भी रास्ता है, यहाँ पे आप मैप पे देखोगे ना, यहाँ पे नाथुला दर्रा आपको यहाँ पे दिखेगा भाई, है ना। यहाँ पे सिक्किम है और यहाँ पे देखो नाथुला दर्रा है ना, तो तिब्बत जाने का एक रास्ता ये भी है, नाथुला दर्रा का भी माइंड में रख लीजिएगा, नाथुला वाला भी। उसके बाद यहाँ पे देख जेलेपला दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांगपा दर्रा और तुजू दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर में, फ्रेंड्स आप सबको पता ही होना चाहिए, मणिपुर में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा जो है यह भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये सब थोड़ा सा, जेलेपला दर्रा जो है ये सिक्किम में, मैं आपको बता ही दिया हूँ। दीफू अरुणाचल प्रदेश में। देखो इसे याद कैसे रख सकते हो, इस मैप से याद रखिएगा। जैसे माना नीति लेपुलेख, माना नीति लेपुलेख ये उत्तराखंड में है, इस चार्ट से याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो जैसे नाथुला और जेलेपला, नाथुला जेलेपला, नाथुला जेलेपला, नाथुला जेलेपला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाथुला और जेलेपला दोनों सिक्किम में ही है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा ना, ये दर्रा तो अरुणाचल प्रदेश का जो दर्रा है यहाँ पे ये यांगपा, उसके बाद यहाँ पे लिखा पानी दर्रा और दीफू दर्रा, ये तीनों बहुत पूछता है। तो ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में है, येलो कलर का दिख रहा होगा। तीजू दर्रा कहाँ पे है, मणिपुर में है ना। और बोमडिला भी, ये ध्यान रखिए, बोमडिला दर्रा, यांगपा दर्रा और दीफू दर्रा, ये तीनों बहुत पूछता है।
लीखा पानी दर्रा ये भी पूछता है। तो 4 दर्रा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश में माइंड में रखिएगा। तीजू दर्रा जो है कहाँ पे है, तो ये तीजू है मणिपुर में। ठीक, तो आप देख सकते हो ये है भाई उत्तर भारत का मैदान। इसमें जाहिर सी बात है इनकी आकृति धनुषाकार है। विस्तार की बात कर ले तो ये लगभग 3200 किलोमीटर लंबा और देखा जाए तो कितना, तो 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा, है ना, उत्तर भारत का मैदान। तो ये पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें आपने महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक देख लिया। ये भाबर प्रदेश है, आपको पता होना चाहिए। पहाड़ से जो नदियाँ निकलती है और कंकड़ पत्थर ला के जमा कर देते ना, भाबर क्षेत्र। ये तराई का क्षेत्र है ना। ये खादर क्षेत्र होता है, ये है ना, ये दोनों खादर क्षेत्र, नदी के किनारे वाला क्षेत्र खादर होता है। और ये भांगर क्षेत्र होता है जो कि पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है। तराई का क्षेत्र भाबर प्रदेश की लगभग चौड़ाई होता है लगभग 8 से लेकर 10 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र होता है। और यह जो है भारत में शिवालिक और गिरिपद से सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र होता है ये होता है। ये बेसिक बात है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं के बारे में पूछता है। आप देख लीजिएगा तराई क्षेत्र वाला में नोट्स दे दिया हूँ, तो आप चाहो तो एक बार। भांगर प्रदेश तो मैं आपको बोल दिया ना कि जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है भांगर होता है, नया जलोढ़ मिट्टी होता है खादर होता है ना। इसमें खासतौर पर ये जो खादर वाला क्षेत्र है उसमें यूपी, बिहार, असम का और गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान होता है इस क्षेत्र में आता है। इसमें जाहिर सी बात है क्या होगा, तो फसल अच्छे होंगे। डेल्टा क्षेत्र आप लोग समझ ही रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है खासतौर पे सुंदरबन डेल्टा इसका प्रमुख उदाहरण है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लोकेशन दिखा देता हूँ। जैसे राजस्थान का मैदान है ना, गंगा और पंजाब और हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान में ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये राजस्थान का क्षेत्र है, ये आपको पंजाब और हरियाणा का मैदान दिखेगा। ये गंगा का ऊपरी हिस्सा दिखेगा, ये निचली हिस्सा दिखेगा ना, जिसमें आपको बिहार भी देखने को मिलेगा। तो बिहार मध्य में आता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ निम्न गंगा का मैदान हो जाएगा और यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्रा का मैदान हो जाएगा। मैप पे देख लो। प्रादीपीय भारत में चर्चा कर लूँ तो भाई यहाँ पे देख लो इनकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है ना। ये कितने, तो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर पर जो फैला हुआ है। ऊंचाई इसका 600 से लेकर 900 मीटर तक इनकी ऊंचाई है। और उत्तर में अरावली से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। और पश्चिम में भाई पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक है ना। ये वाला हिस्सा आपने देखा है ना, ये वाला। अब यहाँ से पठार से प्रश्न पूछे जाते हैं ना कि भाई जैसे इनके महत्वपूर्ण जो पठार है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार किस प्रसिद्ध है जरा सा देख लो। तो यहाँ से बहुत, जैसे अभी पिछले बार जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार पूछता ही क्वेश्चन, है ना। ये मालवा का पठार यहाँ पे आपको दिखेगा, कर्नाटक का पठार है ना, दक्करनाय का पठार है ना। तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे मालवा के पठार की मैं बात कर लूँ तो यह जो इसमें काली मिट्टी की बहुलता ज़्यादा होती है ना। कौन सा क्षेत्र आता है इसमें, तो ये जो है लावा निर्मित पठार, काली मिट्टी, लावा निर्मित मतलब काली मिट्टी की बहुलता इस क्षेत्र में होता है ज़्यादा। तो मालवा का पठार उत्तर में अरावली पर्वत और दक्षिण में जो है बिंद श्रेणी व पूर्व में जो है बुंदेलखंड से घिरा हुआ है। चंबल नदी जो यमुना नदी की सहायक नदी है, मालवा पठार से ही निकलती है। तो ये पूछता है कई बार, माइंड में रख लीजिएगा। बुंदेलखंड का पठार तो उत्तर में यमुना नदी, ध्यान रखिएगा, इसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य श्रेणी और उत्तर पश्चिम में चंबल नदी और दक्षिण पूर्व में जो है बघेलखंड का पठार स्थित है। इसके अंतर्गत जो आता है, बहुत यही प्रश्न पूछ दिया गया था पिछले से दरोगा में। तो बघेलखंड का पठार जो है इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का वांदा और कौन सा, हमीरपुर, ललितपुर और मध्य प्रदेश का दलिया, छतरपुर और पन्ना जिला इसी पठार के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, ये है बुंदेलखंड है ना, माफी चाहता हूँ, बुंदेलखंड है और ये है बघेलखंड। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का सतना, रीवा जिला शामिल है और उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर इसी में आता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना, माइंड में रखिएगा। छोटा नागपुर पठार झारखंड वाला क्षेत्र में इनका मैक्सिमम विस्तारित है और खनिज संसाधन के लिए बहुत ही धनी है, ये आप सबको पता ही है। ये जो है दंडकारण्य है, ये छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में ये फैला हुआ है, पूछता है ना। दक्कन का लावा पठार आप सबको पता ही है, इसका मुख्य विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, माइंड में रखिएगा। मेघालय और शिलोंग का पठार ये सब तो आपने पहले भी देख लिया ना। तो आप देखेंगे तो यह पठार जो है प्रादीपीय पठार का विस्तार है और इसके अंतर्गत जो है जनजाति है, 3 जनजाति, गारो खासी जनजाति, मेघालय के पठार में गारो खासी जनजाति इसी पठार में आता है आपको। ये तो आपने देखिए। मैसूर का पठार तो जाहिर सी बात है ये लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, मैसूर का पठार। अब दक्षिण भारत का ना थोड़ा सा आप देखेंगे तो पहाड़िया को देख लीजिए ना, इधर का जितनी भी पहाड़ियाँ हैं। देखो अरावली आप सबको पता है, यह जो है पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई अरावली का 800 किलोमीटर तक है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है, जिनका 1722 मीटर ऊंचाई है, जो माउंट आबू के पहाड़ी में, ऐसे बोल सकते हैं, माउंट आबू के पहाड़ी में स्थित है। ध्यान रखिएगा, पूछता है। दिल्ली के समीप इसे जो है ना दिल्ली रीच के नाम से भी जाना जाता है ना, जो कि जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवारा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। ये पूछ लेता है। बिंद श्रेणी आप सबको पता ही है, इसके अंतर्गत 3 पहाड़ी आता है। जैसे बिंद श्रेणी की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिंद श्रेणी है ना। तो बिंद श्रेणी के अंतर्गत 3 पहाड़ियाँ, बिंद पहाड़ी, उसके बाद है भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी इसमें शामिल होता है, ठीक है ना। सतपुरा श्रेणी ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, बहुत पूछता है। इसके अंतर्गत नर्मदा घाटी है ना, नर्मदा घाटी सतपुरा हम लोग पढ़ चुके हैं, नर्मदा घाटी, और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत 3 पहाड़ी है ना, राजपीपला, महादेव और मैकाल पहाड़ी शामिल होते हैं। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PYQ को देखिएगा ना, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, तो आपको दिखेगा, दरोगा के लिए मैं करवा दिया हूँ। नीलगिरी की पहाड़ी सबको पता है, ये पश्चिमी घाट में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये पूर्वी व पश्चिमी घाट
नीलगिरी पहाड़ी में ही आकर मिलती है ना, पश्चिमी और पूर्वी घाट। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो है दोदा बेटा, कई बार प्रश्न पूछा गया है, इनकी ऊंचाई 2623 मीटर है दोदा बेटा की, है ना। और यह जो है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ऊटी या उटकमंड नीलगिरी में ही स्थित है, कई बार पूछा है क्वेश्चन। अन्नामलाई की पहाड़ी, तो यह नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। इस पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी क्या है, अनाईमुडी है। और अनाईमुडी की ऊंचाई कितने लोग बता सकते हो, तो ये 2695 मीटर है ना भाई अनाईमुडी की, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी, है ना, अन्नामलाई की पहाड़ी में ही स्थित है ना। चलिए अगला है यहाँ पे पश्चिमी घाट, ये आप सबको पता है, जिसे सह्याद्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के बाद जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी, मतलब कि 1600 किलोमीटर है इसका। और पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार आप देखेंगे तो ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक है ना। यहाँ से प्रश्न पूछता है, यहीं से तो पूछता है ना, ताप्ती नदी है और ये कहाँ तक है भाई, तो नीलगिरी पहाड़ी तक, यहाँ तक फैला हुआ इस तरीके से। इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, एक बार PYQs आप जाके जरूर देखिए। भारतीय मरुस्थल, तो आप सबको पता है कि राजस्थान वाला क्षेत्र होगा, ये सब से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है। तटीय प्रदेश तो आपने पढ़ ही लिया, अभी मैं आपको आइए थोड़ा सा इसे देख ही लेते हैं, काइटली बोले सर इसे छोड़ दिया। देखो अंडमान निकोबार में द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप को देख लीजिए, लक्षद्वीप को देख लीजिए। देखो इसमें जो है ना टोटल, हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप की मैं बात करूँ तो इसमें टोटल 572 है, हालांकि जो मानव रहते हैं टोटल 38 द्वीप पे ही मानव रहते हैं ना। यहाँ पे 350 द्वीप में लिखा हूँ, लेकिन 572 के आसपास में भी है, वैसे कई जगह 350 भी दिखेगा, इसलिए NCERT 350 ही लिखता है, लेकिन ओवरऑल जो एग्जाम में कई बार पूछा गया 572 रहता है। तो सर्वोच्च चोटी इसका सेंट्रल पीक है, जो कि 738 मीटर इनकी ऊंचाई है। बेरन द्वीप जो है एकमात्र सक्रिय द्वीप है, बहुत पूछता है, और ये कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में है ना। 10 डिग्री चैनल जो है आप सबको पता है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है इसी द्वीप में है, आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप की बात कर ले, अरब सागर में स्थित है, और ये बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। परवाल भेदी से निर्मित है, 10 द्वीप पर ही मानव का निवास है ना, और टोटल 36 द्वीप है। इस यहाँ पे लक्षद्वीप में जो लोग ना मलयालम भाषा बोलते हैं। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो लक्षद्वीप को मिनकाय से अलग करता है, बहुत पूछता है। बाकी 8 डिग्री चैनल में आपको इससे पहले बता चैप्टर है भाई भारत का अफवाह तंत्र। यहाँ पे जाहिर सी बात है, अफवाह तंत्र में क्या होगा, तो आपके जैसे एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होगी भाई, जो कि सिंधु नदी तंत्र को हम लोग पढ़ते हैं, गंगा नदी तंत्र को पढ़ते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ते हैं ना, इस तरीके से। और उसके बाद प्रादीपीय भारत की नदियाँ होगा भाई, ऐसे भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, अलग अलग नदियाँ होगा। तो ये सबसे पहले देखते हैं, जो काम का चीज़ है वही हम लोग टू द पॉइंट करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, तो भारतीय नदियों का अफवाह तंत्र, आप ये बेसिक बात है जो काम का चीज़ है। देखो भाई, भारतीय नदियों का अफवाह तंत्र में हम लोग हिमालय से निकलने वाले नदियाँ और प्रादीपीय नदियाँ को देखेंगे। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, तो ये जैसे बात है सदा नीरा है, सालों भर इसमें पानी रहती है। इसका पानी का प्रवाह भी बड़ी तेज होता है। निर्माण जो है ये भी आकार की घाटियाँ का निर्माण करती है, जलप्रपात इस पर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी तंत्र को देखने वाले हैं। तो सिंधु का जो उद्गम स्थान है वो पूछे जाते हैं, तो भाई तिब्बत के मानसरोवर झील से है, आपको पता होना चाहिए। लंबाई 2880 किलोमीटर है, भारत में 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अरब सागर में गिरती है। तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से, तो सिंघी खम्बान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। लद्दाख जास्कर के मध्य से प्रवाहित होती है। इनकी जो सहायक नदी है पहले, है ना, तो सियोल प्रथम जो है, सियोक है नाम, सियोक नाम है, प्रथम सहायक नदी है। गिलगित, हुंजा, सिगार, द्रास, जास्कर, नुबड़ा इनकी प्रमुख सहायक नदी है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, हिंदू का जो मेन सहायक नदी जिसे पंचनद कहा जाता है ना, पंचनद, ये कौन कौन सा है जरा सा देख लो। तो पंचनद कहा जाता है झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास, सतलज को, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये पांचों नदी को, सिंधु का ये 5 जो सहायक नदी है उसे पंचनद कहा जाता है, मैंने में रखिएगा। पुराना नाम बिस्तदा है, मतलब कि प्राचीन नाम, पुराना नाम बोल सकते हो। उद्गम स्थान बेरीनाग, मैं अभी झेलम के बारे में बता रहा हूँ, तो बेरीनाग झील से उद्गम स्थान है। लंबाई 2525 किलोमीटर है भाई, भारत में 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चेनाब की सहायक नदी है, और श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। रावी नदी के बारे में बात कर ले, तो रावी का प्राचीन नाम जो है प्रोशनी है। उत्पत्ति रोहतांग दर्रा से होता है। लंबाई जो है कुल्लू पहाड़, रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। और देखा जाए तो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चिनाब की ये भी सहायक नदी है। आगे देख लेते हैं, अगला है चिनाब नदी, है ना। इनका प्राचीन नाम भी चिनाबी है, सॉरी प्राचीन नाम इसका आस्कनी है, यहाँ पे देख सकते हैं, पुराना है। अच्छा, चंद्रभागा 2 सरिताओं से मिलने से इसका उत्पत्ति होते हैं चिनाब का, और इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं भाई कि चंद्रभागा के नाम से चिनाब नदी को कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। जस्ट वेट, इसकी लंबाई आप देखिएगा तो 1180 किलोमीटर है भाई उद्गम स्थान। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से। सहायक नदी झेलम, रावी, तभी है। अगला यहाँ पे देख लीजिएगा, व्यास नदी, प्राचीन नाम विपाशा है। उत्पत्ति रोहतांग दर्रा व्यासकुंड से। लंबाई 470 मीटर, सतलज की सहायक नदी है। अगला है भाई सतलज, बहुत पूछता है सतलज, चूँकि सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो प्राचीन नाम शतुद्री है। उद्गम स्थान राकास्ताल झील, तिब्बत से ही है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। लंबाई 1500 किलोमीटर, भारत में 1050 किलोमीटर। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पूछे जाते हैं कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, यही सतलज है, ठीक है ना। सिपकिल्ला दर्रे से
भारत में प्रवेश करती है। इसके किनारे गुरुद्वारा लालपुरी साहिब स्थित है। अब यहाँ पे देख लो भाई गंगा नदी तंत्र को। अच्छा, गंगा नदी तंत्र को देखने से पहले आपको ये चीज़ अभी न्यूज़ में था, माइंड में रखना है। सिंधु जल संधि जो कि कराची में हुआ था और इसकी मध्यस्थता किया था विश्व बैंक, है ना। तो देखो पानी का बंटवारा देख लो, तो पूछता है सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी कौन लेता है भाई। तो इसका 80% पानी सिंधु जल संधि 1960 के तहत पाकिस्तान लेता है और भारत 20 लेता है, 20% लेता है। तो कौन कौन सा, सिंधु, झेलम, चेनाब, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा रावी, व्यास, सतलज का जो है 3 नदी का पानी भारत 80% उपभोग करता है और 20% पाकिस्तान। नेपाल बोल दिया हो क्या, पाकिस्तान होगा यार, ठीक है ना। अब देखिए गंगा नदी तंत्र को एक बार सरसरी निगाहों से, यहाँ पे गंगा नदी तंत्र, ठीक है ना। किधर भाग गया भाई गंगा नदी तंत्र, यहाँ पे होगा ना। तो यहाँ से क्या पूछा जाता है, तो भारत के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा नदी का है। कुल क्षेत्रफल 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है इनका अपवाह तंत्र। गंगा नदी की बात करें तो उद्गम स्थान गौमुख के निकट जो है गंगोत्री हिमानी से, लंबाई 2525 किलोमीटर। प्रारंभ में भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होता है। यमुना जो है ना बहुत पूछता है, तो यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा का। रामगंगा प्रथम सहायक नदी है और महानंदा सबसे अंतिम सहायक नदी है गंगा का। ये भी पूछता है क्वेश्चन, माइंड में रख लीजिएगा। अब गंगा नदी तंत्र तो आप देख ही सकते हो यहाँ से। देखो भाई लास्ट टाइम है तो डिटेल में नहीं कर पाऊंगा, डिटेल वाला वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, जो काम का है वही मैं रिवीजन करूँ। यमुना नदी के बारे में देख लो, उद्गम स्थान यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर श्रेणी से, लंबाई 1375 किलोमीटर और ये गंगा में जाके प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मिलती है, आपको पता होना चाहिए। सहायक नदी है चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस, ये है, ठीक है ना। चंबल की सहायक नदी भी थोड़ा सा देख सकते हो, पार्वती, काली, सिंध, शिप्रा। कर्क रेखा के उत्तर में प्रवाहित होती है चंबल नदी, कर्क रेखा के उत्तर में। रामगंगा नदी को एक बार देख सकते हो। उद्गम स्थान, हालांकि यहाँ से बिहार के एग्जाम में बहुत कम प्रश्न पूछता है, तो उद्गम स्थल इसका है गढ़वाल पहाड़ी से, लंबाई 696 किलोमीटर। गंगा में कनौज के निकट जो है मिल जाती है, गंगा की पहली सहायक नदी है, इसलिए थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। सहायक नदी रामगंगा की जो सहायक नदी है ना भाई, कौन कौन सा है, तो खोह, अरील, गयास इत्यादि। गंडक नदी, इस सबके बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं ना, 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनता है। उद्गम स्थान नेपाल के धौलागिरी माउंट एवरेस्ट के बीच से, लंबाई 425 किलोमीटर। भारत में मोहाना गंगा में हाजीपुर पटना के निकट सोनपुर में मिल जाती है, आपको बताओ। घाघरा नदी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। उद्गम स्थान मापचा चुंगो हिमनद से, लंबाई 1080 किलोमीटर और इनकी सहायक नदी शारदा नदी है, काली है, काली गंगा है, ये सब है भाई। शारदा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थान मिलान हिमनद नेपाल से है, लंबाई 602 किलोमीटर। नेपाल में गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, भारत की सीमा के साथ प्रवाह होता है ये। सोन नदी हम लोग पढ़ चुके हैं, अमरकंटक की पहाड़ी से है और गंगा में पटना में आके मिलती है। सहायक नदी कोयला रिहंद है। गंगा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देख लीजिएगा। गंगा नदी से, गंगा नदी देखा जाए तो ये 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही बहती है। उसके बाद बिहार में 445 किलोमीटर, झारखंड में 80 और पश्चिम बंगाल में 540। तो ये 5 राज्यों में बहती है गंगा नदी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। गंगा नदी का बेसिन की बात करें तो ये 8 राज्यों में है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को आप देख लो एक बार सरसरी निगाहों से। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात कर ले तो उद्गम स्थान जो है चेमायुंग हिमनद से निकलती है, लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर लंबाई है। मोहाना बंगाल की खाड़ी है, तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। नमचा बरवा के निकट जो है आप देखेंगे तो गहरे महाखंडर आप देखेंगे तो यू आकार का खंडर का निर्माण करती है और ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बारे में आपने देख लिया। इसके सहायक नदी कौन है, तो देखो भाई ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी ना बाएं तरफ से दाएं तरफ से, तो देखो दिबांग, लोहित, धनशिरी और बूढ़ी दिहांग बाएं तरफ से मिलती है। दाएं तरफ से सुबनशिरी, कामेंग, मानस, संकोड़ा, तीस्ता जो कि बाएं तरफ से मिलती है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, तो आप उसका क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र का, तो इसका नाम है सुबनशिरी। अब देखो ब्रह्मपुत्र का अन्य नाम देख लो, तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, बांग्लादेश में जमुना के नाम से। ये पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो भाई ब्रह्मपुत्र की एक अन्य सहायक नदी वांगहू नदी जो भूटान में प्रवाहित होती है। असम में लोहित नदी मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नाम से प्रसिद्ध होता है, आपको पता होना चाहिए। असम में लोहित नदी मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नाम से प्रसिद्ध होता है। ये माजुली नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है, बहुत पूछता है क्वेश्चन। पद्मा और जमुना मिलने पर मेघना के नाम से प्रसिद्ध होता है, इनकी सहायक नदी बराक होता है, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा की बात करें ना तो इसी नदी पर बनता है, आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसमें गंगा का भी बहुत बड़ा योगदान है, कई सारे और नदियां हैं। गंगा नदी पर बसे शहर जो है कानपुर, पटना, प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता नहीं है। गंगा नदी पर बसे जो है
कानपुर, पटना, प्रयागराज, वाराणसी। कोलकाता हुगली नदी पर बसा है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल शिवालिक पहाड़ी, जो कि हिमाचल प्रदेश में घग्गर है ना, बहुत पूछता है। अब देख लो भाई प्रादीपीय भारत की नदियाँ को एक बार, है ना। तो आइए देख लेते हैं महानदी को सबसे पहले। तो महानदी के बारे में बात कर ले तो उद्गम स्थान जो है ये छत्तीसगढ़ में है ना, सिंहवा पहाड़ी से है। लंबाई 851 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र इसका कहाँ है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा में भी है। इसकी सहायक नदी है शिवनाथ है, हंसदेव है, मांड है, ईब है, जोंक है, ओंग है, तेल है। गोदावरी नदी थोड़ा सा देख लो भाई। तो उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के नासिक से, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसका ये जो गोदावरी नदी है ना, इसका उद्गम स्थान तो ये त्रावणकेश्वर है, त्रावणकेश्वर से है। त्रावणकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। ब्रह्मगिरी पर्वत नाम सुना होगा, वहीं से है, ऐसे बोल सकते हो। तो त्रावणकेश्वर भी बोल सकते हो। आवास क्षेत्र महाराष्ट्र में 49%, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 20%, आंध्र प्रदेश में भी इसका आवास क्षेत्र है, माइंड में रखिएगा। बाकी आप देखोगे तो दामोदर नदी, तो छोटा नागपुर पठार बहुत पूछता है। लंबाई 592। मोहाना हुगली नदी में जाके मिल जाती है। सहायक नदी जो है बोकारो, बराकर, कोनार है। और बंगाल की शोक भी इसे कहा जाता है, दामोदर नदी को आपको पता होना चाहिए। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। दक्षिण का गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, यही दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को कहा जाता है। माफी चाहता हूँ, ये क्या हो जाता है यार, जल्दी के चक्कर में ये सब हो रहा है, कोई बात नहीं, नहीं होने दूंगा गलती। देखो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये गोदावरी। इसकी जो सहायक नदी है पेन गंगा है, इंद्रावती है, वेन गंगा है, वर्धा है, मंजरा है, पूर्णा है, शबरी है। ये सब इनके है ना महत्वपूर्ण जो है सहायक नदी है। गोमती ये पुदुचेरी के यमन में अंत क्षेत्र से बहकर जो है बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। ये बहुत पूछता है, माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। इसके जो है गोदावरी नदी का ही जो डेल्टा क्षेत्र होता है ना, यहाँ पे नौ संचालन वाला जो क्षेत्र होता है, इसके लिए भी प्रसिद्ध होता है, माइंड में रखिएगा थोड़ा सा। कृष्णा नदी को थोड़ा सा देख लो मेरे भाई। तो उद्गम स्थान महाबालेश्वरम है, महाबालेश्वर, सहाद्री नाम सुना होगा आपने। लंबाई 1401 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र है 27%, कर्नाटक 44%, आंध्र प्रदेश जो है 29%। इसकी सहायक नदी है कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, दूध गंगा पूछता है, वेंता और यहाँ पे मुन्नेरू, डीली इनकी प्रमुख सहायक नदी है, माइंड में रखिएगा। सोनरेखा नदी उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार बहुत पूछता है। झारखंड के शिव भूबला क्षेत्र में, उड़ीसा में, मयूरभंज में, पश्चिम बंगाल में भी प्रसिद्ध है ये। क्षेत्रफल तो आप देख सकते हो। अब देखो भाई यहाँ से पूछता है कि अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सा नदियाँ है। क्या हो रहा है भाई, अब इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ तो कौन कौन सा है। एक तो नर्मदा है, लूनी है, साबरमती है, ताप्ती किधर चला गया भाई, ये आगे होगा, कोई बात नहीं, हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं ये बता रहा था, नर्मदा नदी की बात कर लूँ तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, आपको पता होना चाहिए, उद्गम स्थान है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है और भड़ोच गुजरात के पास अरब सागर में मिल जाती है। ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अपवाह क्षेत्र लगभग इतना है, मतलब 93,180 वर्ग किलोमीटर। भ्रंश घाटी सतपुड़ा विंध्याचल श्रेणी के मध्य में प्रवाहित होता है, ये बहुत पूछता है, नर्मदा से माइंड में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे लूनी की बात कर लो मेरे भाई, लूनी नदी। अच्छा, इसकी जो सहायक नदी है नर्मदा की तो ओर, सांग, तावा, शक्कड़, हटनी, ये सब जो है कोलार इनके सहायक नदी है। लूनी की बात कर लूँ तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है लूनी। गुजरात से प्रभावित होता है दो धाराओं में, मतलब कि सरस्वती और साबरमती के रूप में इसका उद्गम होता है। उद्गम पुष्कर के समीप है। लंबाई यहाँ पे देख सकते हो, मोहाना कच्छ का रन है ना। भारत का एकमात्र जो है अंतर्वाही नदी है कौन सा, तो लूनी नदी पूछता है। सहायक नदी कौन सा है, सहायक नदी तो ये सुखड़ी पूछता है, जो जाड़ी पूछता है ना। उसके बाद यहाँ पे साबरमती तो आप सबको पता है कि अरावली पर्वत से उद्गम स्थान है, उदयपुर राजस्थान से। मोहाना खंभात की खाड़ी है, अपवाह क्षेत्र राजस्थान गुजरात है। अब देखो ये भी बहुत पूछता है, अरब सागर में गिरने वाली अन्य नदियाँ कौन कौन सा है, जरा सा देख लो। जैसे देखेंगे तो वेतराना नदी है, शरावती है, पाम्बा नदी है ना। तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिला में, कर्नाटक के शिमोग जिला में जो ना अपवाहित होता है, और केरल में पाम्बा नदी केरल में है ना, जैसे वेम्बनाथ झील बोल सकते हो, वहाँ से इसका उद्गम है। उसके बाद यहाँ पे एक बार और देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से, है ना, कावेरी नदी। तो उद्गम स्थल जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कर्नाटक में। लंबाई 800 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र जो है यहाँ पे देख सकते हो। सहायक नदी जो है हेमवती है, कामनी, भवानी, ये प्रमुख है। और देखो दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को ही कहा जाता है। देखो दक्षिण भारत की एकमात्र की नदी है कावेरी नदी, जो कि दक्षिण का गंगा कहा जाता है। तो ये सदा नीरा नदी है, तो सालों भर बहती है, आपको पता होना चाहिए इसमें। ये तमिल में जो है ना पूर्वा के नाम से प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए। अन्य नदी जो है वैतरणी नदी है, वो
आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ब्राह्मणी नदी है, हालांकि वो कई सारी नदियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये एक है बेंगाई नदी, तमिलनाडु में प्रवाहित होता है। पेन्नार नदी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे ये वाला जो रिवर है बहुत पूछता है, ताप्ती नदी। उद्गम स्थान जो है इसका मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से है। लंबाई 724 किलोमीटर। अविभाज्य क्षेत्र महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद गुजरात में बहुत कम है, 6%। ठीक है ना, माइंड में रखिएगा। भ्रंश घाटी से में प्रवाहित होता है सतपुरा अजंता पर्वत के बीच, आपको पता होना चाहिए। सहायक नदी जो है अनीर है, गोमई है, गिरना है, पूर्णा है। अब महानदी थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछ देता है। महानदी तो उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के धार जिले से। लंबाई तो आप देख ही सकते हो। मोहाना खंबात की खाड़ी है, खंबात में खाड़ी में गिर जाती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एकमात्र नदी। माही नदी बहुत पूछता है, कौन सा नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो यही महानदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अपवाद क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है। पेरियार नदी को थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो देखो पेरियार झील से निकलती है। केरल की जो है जीवन रेखा इसे बोला जाता है, केवल केरल की जीवन रेखा, केरल की पेरियार नदी को, जो कि केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी ये है। पहली कौन सा है, तो भरत पुंझा है ना। सहायक नदी आप देख सकते हो, इसका नाम है मधीर पुंझा। उसके बाद मूलझार तवा, मूलझार तबा चेरा योचिनी नाम है इसका, अरब सागर में ये गिर जाती है जाके। ठीक है ना। यहीं पे भारत की प्रमुख झील को देख लेते हैं ना, झील को देख लेते हैं। तो देखो झील ना चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा हुआ जल का भाग होता है। प्राकृतिक झील, मानव निर्मित झील है ना। प्राकृतिक झील और मानव निर्मित झील दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक झील का वर्गीकरण। तो ये ना विवर्तनिक झील होता है। देखो यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है, बुलर झील कहाँ पे डायरेक्टली पूछा जाता है, तो भाई ध्यान रखना, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में है बुलर झील, आप सबको पता है। और भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील है बुलर झील है ना। झेलम नदी पर स्थित है ये, और 1990 में रामसर सम्मेलन के तहत जो है आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है, इसे ध्यान रखना। और बुलर झील एक प्रकार का गोखुर झील है, ये भी ध्यान रखना। अब थोड़ा सा लैगून एवं अनूप झील को देख लो, तो भाई सब छोड़ो हटाओ, टू दी पॉइंट चर्चा करो। चिल्का झील की बात करें तो उड़ीसा में है, डायरेक्टली पूछता है, जो कि पूर्वी तट पर स्थित भारत का सबसे जो है बड़ी लैगून झील है, मतलब कि खारे पानी का झील, नमकीन झील बोल सकते हो। क्षेत्रफल नहीं पूछता है। यूनेस्को में 1981 में जो है देखा जाए तो विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया, रामसर स्थल के रूप में ये प्रसिद्ध है। पुलिकट झील बहुत पूछता है, आंध्र प्रदेश में है। देखो ये 2 राज्य में है, क्योंकि 84% एरिया इसका आंध्र प्रदेश में, और 16% जो है सीमा इसका पुलिकट का कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है, ध्यान रखना। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी का झील है पुलिकट झील। पूछा जाए कि भारत का दूसरी सबसे खारे पानी का झील कौन सा है, तो पुलिकट। पहली कौन सा है, तो चिल्का झील है उड़ीसा में। ठीक है ना। मैंग्रोव वन इसी क्षेत्र में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य यहीं पे है। अब देखो हिमानी से निर्मित प्रमुख झीलें, जैसे नैनीताल झील है ना, राकसताल उत्तराखंड में है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सिक्किम में है, त्योंगमो झील है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो रूपक कुंड झील जो है उत्तराखंड राज्य में है। अच्छा, वेम्बनाथ झील से प्रश्न पूछ लेता है, तो केरल में स्थित है ये, ध्यान रखिएगा वेम्बनाथ झील। अष्टमुडिक झील भी केरल में है। कोलोरू झील से भी प्रश्न पूछता है कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। डल झील ये बहुत पूछता है ना, तो ये जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो एक है यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ, वायु द्वारा निर्मित झील है, तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। ये सबसे अंतर्देशीय है, मतलब कि चारों साइड से जमीन से घिरा हुआ है ना, आपको देखा जाए तो सांभर झील राजस्थान में है, और भारत की सबसे अंतर्देशीय जो है खारी पानी का झील है, आपको पता होना चाहिए है ना। करटर झील की बात कर ले भाई यहाँ पे, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित झील है करटर झील, आपको पता होना चाहिए। ये महाराष्ट्र। अच्छा, लोनार झील भी बहुत पूछता है, तो ये उल्का पिंड से निर्मित झील है, महाराष्ट्र में है। और लोकटक झील से प्रश्न पूछ लेता है, थोड़ा सा मैंने देखिएगा, तो ये मणिपुर के जीवन रेखा भी कह सकते हो, ताजे पानी की झील है ये, है ना। बेरीनाग झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना। अब देखो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। पुष्कर झील ये अजमेर राजस्थान में भी है। मानव निर्मित और कृत्रिम झील बोल सकते हो, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है, तो गोविंद पंत सागर है ना, रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद सागर ये सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। गांधी सागर चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर, ये सब थोड़ा सा माइंड में देख लीजिएगा, ऑलरेडी आपको बुकलेट दिया गया है, जो काम का है मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है, डिडवाना झील जो है कहाँ है, तो भाई ये भी राजस्थान में स्थित है ना। उसके यहाँ पे पंचभद्रा झील, ये भी राजस्थान के बाड़मेर जिले। पेरियार झील आपने देखा केरल में है ना। रेणुका झील ये भी पूछता है, हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा झील है रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पे काबरताल झील बिहार के सबसे बड़ा जो है गोखुर झील है, ये भी पूछ लेता है। सिंगमो झील सिक्किम में है ना। उत्तराखंड का कुछ राजस्थान का जो झील देख सकते हो यहाँ पे, जैसे राज मसंद है ना, पिझोला, उसके बाद यहाँ पे जाइसमंद, उसके बाद यहाँ पे लूनकर नशर झील है, ये सब में ताल लगा हुआ उत्तराखंड का देख सकते हो, जैसे सात ताल हो गया, माता ताल हो गया, देवताल हो गया, सब में ताल लगा हुआ है। सूर्यघर झील है ना, तो ये सब कहाँ पे है, तो आइए यहीं पे हम लोग देख लेते हैं भारत का प्रमुख जलप्रपात। यहाँ से क्वेश्चन भी 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, तो भाई देखो यहीं पे ना हम लोग देख लेते हैं, जैसे बिहार में कोकुलत जलप्रपात है, आप सबको पता होना चाहिए है ना। उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा कवेटी, चचई, इतना, धुआंधार बहुत पूछता है, नर्मदा नदी पर है ना। कपिल धारा नर्मदा पे है, धुआंधार कपिल धारा दोनों नर्मदा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। इतना नर्मदा नदी पे ये भी है।
चेचई जो है ये बिहार नदी पर है, और कावेटी महानदी पर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे झारखंड का कुछ यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे हुंडरू, हुंडरू पूछता है ना, हुंडरू बहुत ज़्यादा पूछता है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। कर्नाटक का आपको पता है कुचिकल जलप्रपात है ना, बरहा नदी पर है। जोग भी शरावती नदी पर है, ये भी कर्नाटक में ही है ना। उसके बाद यहाँ पे शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, ये सब थोड़ा समझ में रखिएगा। चुलैया भी पूछ लेता है, चंबल नदी पर है ना। मेनाल भी जो है मेनाल नदी पर है। अच्छा, यहाँ से कुछ प्रमुख तथ्य जलप्रपात से याद ध्यान रखिएगा, जैसे जोग जलप्रपात का अन्य नाम जो है ना गोरशप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है ना। शिव समुद्रम जलप्रपात के आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे जो है बड़ा जलप्रपात है। उसके बाद यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात भारत का जो है नियाग्रा जलप्रपात है। कुचिकल बहुत पूछा जाता है, कुचिकल जलप्रपात भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। कुचिकल कौन से नदी पर है? तो अभी आपने देखा ना, बड़ाही नदी पर है। कहाँ पे भाई? बराही नदी पर है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है ना, बराही नदी पर, और ये कर्नाटक में है कुचिकल जलप्रपात है ना। जोग भी कहाँ पे है? अच्छा, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है अगर पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, तो कुचिकल टिक करिएगा है ना। ये 455 मीटर इनकी ऊंचाई है। अच्छा, महाराष्ट्र में एक जलप्रपात है, आप सबको पता होना चाहिए, इसका नाम है भंबावली जलप्रपात, महाराष्ट्र में है। इंद्रावती, ये कितने लोग बता सकते हो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती जलप्रपात है ना। राजस्थान को चुलैया तो मैं बता ही दिया, चंबल नदी पर है चुलैया, चुलैया चौसे। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, बहुदेशीय परियोजना को भी एक नज़र में देख लेते हैं। तो भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है ना, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्य को फायदा होते हैं। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे होगा, ये सब तो आसानी है ना। अब यहाँ पे दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल को फायदा होता है इससे। तिलैया बांध जो है इसी दामोदर नदी पर बनाया गया है, माफी चाहता हूँ, बराकर नदी पर बनाया गया है ना, माइंड में रखिएगा। प्रमुख बांध तिलैया बांध बहुत पूछता है कौन सी नदी पर बनाया गया है। मैथान बांध जो है ये बराकर नदी पर बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पर बनाया गया है, और यहाँ पे कोनार बांध कोनार नदी पर बनाया गया है। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर है भाई, इसमें उत्तर प्रदेश राज्य को फायदा होता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय का निर्माण इसी पर किया गया है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन देखा जाए तो बिजली का उत्पादन यहीं से होता है, लगभग 300 मेगावाट बिजली का। कोयना परियोजना कोयना नदी पर बनाया गया है, महाराष्ट्र राज्य को फायदा होता है, खासतौर पर सतारा जिले में बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों को फायदा होता है। उसके बाद मायूराक्षी होना चाहिए, हाँ वही है परियोजना, मायूराक्षी नदी पर है, जिससे झारखंड और पश्चिम बंगाल को फायदा होता है। अच्छा, भाखरा नंगल बांध बहुत ये भी पूछता है, आपको पता होना चाहिए। तो भाखरा हिमाचल प्रदेश के गोविंद सागर झील। अच्छा, ये जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ये जो भाखड़ा जो आप देख रहे हैं, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में और नांगल बांध पंजाब में है, और दोनों सतलज नदी पर है ना। ये पूछता है, तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर ही है, माफी चाहता हूँ, सतलज नदी पर ही है ना। लेकिन ये माइंड में थोड़ा सा रखिएगा, जो कि ये संयुक्त परियोजना है हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न पूछता है। और ये सब भाखड़ा नांगल बांध देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा ये गुरुत्व बांध है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। इसकी लंबाई जो है 518 और ऊंचाई 226 मीटर है। सरदार सरोवर परियोजना ये भी पूछता है, नर्मदा नदी पर है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य से लाभान्वित होता है। इंदिरा सागर झील इसी पर है जलाशय, आपको पता होना चाहिए, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है इंदिरा सागर झील। बाकी राजस्थान का चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जो कि चंबल नदी पर संयुक्त परियोजना है। पंजाब में रंजीत सागर बांध परियोजना पंजाब में है, रावी नदी पर है। हरियाणा में रिहंद नहर परियोजना सतलज नदी पर, और पश्चिमी यमुना नहर जो है यमुना नदी पर है। जम्मू कश्मीर में सतलज परियोजना, ये तुलबल बहुत पूछता है परियोजना, झेलम नदी पर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, और सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, ये बहुत पूछता है। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झांकरी परियोजना सतलज नदी पर है, और कोर डैम परियोजना सतलज नदी पर है। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ तो चमेरा बांध रावी नदी पर है। कर्नाटक का आप थोड़ा सा पॉज करके चाहो तो देख सकते हो, है ना। कर्नाटक वाला ये वाला पूछता है बहुत, है ना। घाटप्रभा परियोजना तो घाटप्रभा नदी पर है, तो नाम से ही पता चल रहा होगा। कृष्ण सागर कृष्णा नदी पर है। शिव समुद्रम ये भी पूछता है, कावेरी नदी पर है ना। तमिलनाडु का मेट्टूर बांध परियोजना पूछता है, तो कावेरी नदी पर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उड़ीसा का आप सबको पता है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, तो महानदी पर है। तिलैया परियोजना ये भी बहुत पूछा गया कई बार, ये बराकर नदी पर है, कहाँ पे? झारखंड में है ना। दुर्गा बैरेज परियोजना दामोदर नदी पर है, बहुत पूछता है। और बिहार का तो कोसी परियोजना, गंडक परियोजना तो आप सबको पता है, ये गंडक नदी पर। उत्तर प्रदेश का मैं बता ही दिया हूँ, रामगंगा परियोजना और सादा परियोजना ये भी पूछता है, थोड़ा सा माइंड में। वान सागर ये पूछता है ना, वान सागर मध्य प्रदेश में सोन नदी पर है। उसके बाद ये जो पूछता है गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है, और नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना। गुजरात का ये ककरा पार पूछता है, परियोजना किस नदी पर है? बहुदेशीय परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। उसके बाद एक पूछता है काटपा बांध, ये महानदी पर है ना। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। अब ये वाला वेरी उत्तराखंड का टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, भारत का सबसे बड़ा बांध है। शारदा नहर शारदा नदी पर है, और सोंग बांध जो है उत्तराखंड का पहला बांध है सोंग नदी पर, ये भी पूछता है, माइंड में रखिएगा। तो जो भी महत्वपूर्ण था सब बता दिया। पर है भारत की जलवायु बहुत पूछता है यहाँ से क्वेश्चन।
तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत की जलवायु कौन सी है ना, पूछता है ना भाई। तो आप सबको पता है कि भारत की जलवायु कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है भारत की। अब देखो एक प्रश्न पूछता है ना जो एल निनो होता है, बस इतना आपकी परीक्षा के लिए इतना ध्यान रखना, ये लगभग 10 वर्षों के बाद ये उत्पत्ति होता है, कि पेरू के तट पर उत्पत्ति होता है, पूर्वी प्रशांत महासागर में, आपको पता होना चाहिए। तो अल नीनो इसमें क्या होगा कि भाई भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको पता, ये चूंकि अल नीनो जो होता है ना ये गर्म महासागरीय धारा होता है, इतना ध्यान रखना अल नीनो है ना। भारत पर नकारात्मक प्रभाव होता है, कम वर्षा होगा, सूखा और मौसम की चरम अवस्थाएं होती है, तो सूखा होगा तो जाहिर सी बात है नकारात्मक प्रभाव होगा, है ना। ये बहुत पूछता है ना। वर्षा कम होगा। अब यहाँ से पूछता है ला नीनो से ध्यान रखना है, तो ला नीनो की बात कर लो तो इसकी उत्पत्ति पूर्वी प्रशांत महासागर में है ना, और ये ठंडी धारा की उत्पत्ति होता है, आप सबको पता होना चाहिए, और कृषि के लिए ये लाभकारी होता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में वर्षा होता है ना। भारत का प्रभाव अगर पूछा जाए तो ये अल नीनो और ला नीनो से ये दो ही लाइन तो प्रश्न पूछा जाता है ना, तो ध्यान रखना, गलती मत करिएगा दोनों के लेके। तो अल नीनो से क्या होता है आप देख सकते हो, तो इसमें गर्म महासागरीय धारा का उत्पत्ति होता है इसे बोल सकते हो, और ला नीनो में क्या होता है ठंडी धारा का, है ना। तो भारत पर अल नीनो से क्या प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव होता है, कम वर्षा होता है, सूखा और मौसम की चरम अवस्थाएं होती है। ला नीनो में क्या होता है भाई, भारत में देखा जाए तो ये चूंकि ठंडी धारा की उत्पत्ति होता है, पूर्वी प्रशांत महासागर से ये भी होता है उत्पत्ति इसका, और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होता है, कृषि के लिए लाभकारी होता है। ला नीनो मतलब कि लाओ 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 फसल उगाओ लाओ, इस तरीके से में रख सकते हो। एल नीनो में नुकसान होता है, ला नीनो में फायदा होता है। हम थोड़ा सा यहीं पे भारत का मानसून को देख लो मेरे भाई, है ना। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा का शब्द है, मौसम से है, हवाओं और मौसमी उत्क्रमण से है, इसका बेसिक बातें ध्यान रख। भारत में जो मानसून है यहाँ पे आप देखोगे तो भारत में मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, समय जो है आप देख सकते हो जून से सितंबर तक है। प्रथम आगमन केरल के मालाबार तट पर होता है, इनकी अलग अलग शाखा है, जैसे बंगाल की खाड़ी का शाखा और अरब सागर की शाखा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रभाव उत्तर दिशा में होता है, जिसमें गारो खासी जयंती पहाड़ी पर होता है। अधिक वर्षा कहाँ पे होता है इस समय, तो मासिनराम है ना, मेघालय में, आपको पता होना चाहिए। उत्तर दिशा में होता है तो पश्चिम बंगाल, म्यांमार और बांग्लादेश में भी ये फैलता है। अरब सागर की बात करें तो ये पश्चिमी घाट के पर्वतों के समानांतर होता है, केरल राज्य में प्रथम वर्षा होता है यहाँ पे, और तटीय मैदान में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है अरब सागर की शाखा से, है ना। पूछता है क्वेश्चन, इसकी 3 शाखाएं, पश्चिमी घाट की शाखा, नर्मदा ताप्ती नदी घाटी शाखा, और अरावली जो है पर्वत के समानांतर की शाखा। अब एक प्रश्न और पूछता है कि ये दोनों शाखाओं का पंजाब के मैदान में या फिर पंजाब के मैदान के आसपास का क्षेत्र में मिलन होता है। देखो मानसून की बात करें ना, मानसून या वर्षा की या चक्रवात की बात करें तो अलग अलग भारत के क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ये जो मानसून देख रहे हैं ना, ये यहाँ से प्रश्न पूछता है ना, खासतौर पे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे नार्वेस्टर की बात कर ले तो ये बिहार सब वाला क्षेत्र में ना काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। असम में इसे जो है ना बोर्डोई चिल्ला के नाम से जाना जाता है, स्थानीय भाषा नाम है इसका। इसमें चाय, जूट, चावल ये सब के लिए फायदा लाभदायक होता है। तो पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में ये चक्रवात आता है, कह सकते हो वर्षा या चक्रवात बोल सकते हो। तो काल वैशाखी के नाम से पूर्वोत्तर भारत में जाना जाता है ना। चेरी ब्लॉसम बहुत पूछता है, तो केरल एवं कर्नाटक में कॉफ़ी फूल खिलने में सहायक होता है, आपको पता होना चाहिए। आम्रवृष्टि या आम्र वर्षा बोल सकते हो, केरल तमिलनाडु में आम के पकने के समय होता है ना। तो ये कुछ बेसिक बात। अब देखो भारत में ऋतुएं तो पढ़ चुके हैं, बहुत आसान सा, ये 4 ऋतु होता है ना। आप सबको शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, है ना, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, है ना। तो यहाँ पे शीत ऋतु आप सबको पता है कि ये मध्य दिसंबर से प्रारंभ होता है और मार्च में समाप्त हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो मार्च से जून माह तक रहता है। टेम्परेचर यहाँ पे 30 डिग्री से 40 डिग्री तक रहता है। तो ये कुछ बेसिक बातें आप सब देख लीजिएगा, ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है उतना, तो ये सब जानते रहते हैं सभी लोग, है ना। अब थोड़ा सा भारत की मिट्टी को एक बार देख लेते हैं ना। तो 8 वर्गों में बांटा गया है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है ना। भारतीय मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी है भारत की मिट्टी में, आपको पता होना चाहिए। तो ये सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी देख लीजिए, 8 भागों में जो मिट्टी को हम लोग बांट के पढ़ते थे। एक तो जलोढ़ हो गया, काली हो गया। तो जलोढ़ सबसे ज़्यादा भारत देश में पाया जाता है, लगभग 43.4% भाग पर जो है पाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब वाले क्षेत्र में। पोटास और चूना की बहुलता इसमें होता है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस का कमी होता है। इसमें जो प्रमुख फसल होता है गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन होता है ना। काली मिट्टी जो है उसके बाद मतलब कि जलोढ़ के बाद काली मिट्टी पाया जाता है ना, मतलब कि 16.6% भाग पर पाया जाता है। और अन्य नाम इसका रेगुर मिट्टी भी है ना, आपको पता होना चाहिए। और इसमें देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में ये मिट्टी पाया जाता है, काली मिट्टी, माइंड में रखिएगा। उसके बाद इसमें देखा जाए तो बहुलता आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम का, फास्फोरस की इसमें कमी होती है। तो कुछ बेसिक बातें जो काम का वही बताऊंगा। लाल मिट्टी जो है 18.6% भाग पर पाया जाता है, ये अम्लीय होता है ये मिट्टी। इसमें नाइट्रोजन की कमी होता है, फास्फोरस ये सब का कमी होता है। और इसमें गेहूं सब का खेती बहुत अच्छा होता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी बहुत पूछता है, इसमें नाइट्रोजन, पोटास की कमी होता है। देश में 3.7% क्षेत्र में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से और क्या पूछे जाते हैं, इसमें आयरन की बहुलता होता है, सिलिका, एल्युमिनियम पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। भारी वर्षा के कारण आपको पता होना चाहिए। लेटराइट मृदा है ना, बता चुका हूँ, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। खासतौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, मेघालय वाला क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। दलदली मृदा है ना, तो ये दलदली मृदा से आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें भारी वर्षा होता है। कार्बनिक पदार्थ
इसमें इनकी बहुलता होती है इस मिट्टी में। उसके बाद यहाँ पे छठे नंबर पे मरुस्थलीय मृदा, तो नाम से ही पता चल रहा होगा मरुस्थलीय मृदा, है ना। तो ये खासतौर पर राजस्थान वाला क्षेत्र में होगा, गुजरात के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है ना। इसमें जीवाश्म और नाइट्रोजन का कमी होता है, बहुलता लवण और फास्फोरस की बहुलता होता है। अगला जो आप देख पा रहे हो वो है पर्वतीय मृदा। किस क्षेत्र में होगा भाई, कितने लोग बता सकते हो? तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात वाले क्षेत्र में ये होता है ना। पोटास, चूना, फास्फोरस का, जीवाश्म का अभाव होता है ना, तो मायने में रखिएगा। अगला है यहाँ पे वन मृदा, जो कि ह्यूमस का और पोटास की कमी होता है, और ह्यूमस का जो है बहुलता इसमें होता है। अगला प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, भाई ध्यान रखना, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में। उद्देश्य था मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण करना था। मृदा सर्वेक्षण 1956 में इसका स्थापना और उद्देश्य था मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना, है ना। केंद्रीय शुष्क मृदा अनुसंधान संस्था की स्थापना 1959 जोधपुर में किया गया ना, तो माइंड में। अगला थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पे, है ना। तो हरित क्रांति के बारे में देखो, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो किया था विलियम गॉर्ड ने किया था। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है विश्व में, है ना, तो नॉर्मल बरलोक को, भारत में एस स्वामीनाथन को, आपको पता होना चाहिए। और भारत में 2 फेज में इनका विकास हुआ था, 1960 में, 1970 में, है ना, तो ये सब आपको पता ही होना चाहिए। द्वितीय हरित क्रांति का जो टाइम पीरियड था 1970 से 80 था। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जो कि ऑपरेशन फ्लड भी हम लोग कहते हैं। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन नहीं जानता है, श्वेत क्रांति का जनक है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से, और लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन से, है ना। गुलाबी क्रांति यहाँ पे देख लेना, ये सब स्वर्ण क्रांति पूछता है ना, तो बागवानी से संबंधित है। कुछ संस्था का नाम है, तो ये मैं आपको PYQs करवाया हूँ ना, वहाँ से कर। अब यहाँ पे थोड़ा सा खनिज उत्पादन को देख लीजिए, जैसे लोह धातु, लोह जो है, और लोह धातु है ना, खनिज ईंधन, ये कहाँ कहाँ पे होता है ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। जैसे लोह अयस्क में तो सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ध्यान रखना, उत्पादन उड़ीसा ही करता है लोह अयस्क। इसमें मैग्नेटाइट होता है, हेमाटाइट होता है, लिग्नोटाइट होता है, ये सब होता है, माइंड में रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो उड़ीसा राज्य। मैग्नीज का भी भंडारण कहाँ पे सबसे ज़्यादा, उड़ीसा में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। उत्पादक जो पूछा जाए तो मध्य प्रदेश टिक करिएगा देखो, और देश पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका, है ना। तांबा का भंडार राजस्थान सबसे ज़्यादा करता है, उत्पादन मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है। वहाँ पे प्रश्न पूछता है। बॉक्साइट की बात कर लो तो भंडार जो है विश्व में देखा जाए तो गिनी देश करता है, भारत पहले नंबर पर करता है। भारत में उड़ीसा पहले नंबर पे, ये ध्यान रखना, है ना। मतलब कि भंडारण में विश्व में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन, गिनी, भारत में उड़ीसा। उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया और भारत में उड़ीसा करता है बॉक्साइट का, माइंड में रखिएगा, बहुत पूछता है क्वेश्चन, है ना। बाकी ये सब तो मैं आपको करवा ही दिया हूँ PYQs का। अभरक का थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई, तो उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान, और भंडारण में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर, ठीक है ना। हीना का मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है, आपको पता होना चाहिए। और चांदी का उत्पादन राजस्थान सबसे ज़्यादा करता है, लिथियम का चिली, और ये सब तो सोना का जो है कर्नाटक करता है। कोयला का बहुत पूछता है, तो उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है भाई, उत्पादन करता है उड़ीसा, लेकिन भंडारण करता है झारखंड। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है उत्पादन में, तीसरे नंबर पे झारखंड है। उत्पादन भंडारण में झारखंड पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर यहाँ पे कौन है, तो उड़ीसा, और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। कोयला का देख सकते हो तो सबसे ज़्यादा झाड़िया में प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पे करणपुड़ा में, बोकारो, चंद्रपुरा, गिरिडीह, ये सब है। जम्मू कश्मीर में भी कुछ कुछ कोयला वाला क्षेत्र है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बाकी जनसंख्या सब तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि मैं जनसंख्या जनगणना 2011 करवा ही दिया हूँ, आपको पता होना चाहिए PYQs के थ्रू। तो एक ही चीज़ को बार बार कराना उचित मैं नहीं समझता हूँ ना, और सही है भी नहीं, वीडियो बड़ी लंबा हो जाता है। तो आप लोग समझ रहे हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व, ये सब PYQs में तो हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो ये कंप्लीट मैं करवा दिया हूँ, मैंने बोला था 90 मिनट में पूरा जो है इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग रिवीजन कर लेंगे, और कर भी लिया। हाँ, जाहिर सी बात है, स्पीड में चीज़ों को करवाया हूँ और 90 मिनट में करवा रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप PYQs को देख लो और ये देख लो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सीरीज़ के साथ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि अगला जो कौन सा चाहिए आपको वीडियो, तो वही अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सभी लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए।